जब से अर्णव शर्मा की मुलाकात लिलित से हुई, केवल एक दिन ही बीता था। हालांकि यह ज्यादा लंबा समय नहीं था, लेकिन उसके मन में पहले ही यह छोटा सा विचार बन गया था कि वह अधिकांश समय किस तरह की इंसान होती थी। खिलखिलाती, आकर्षक और थोड़ी शरारती। दयालु होने की संभावना के बारे में अर्णव ने खुद को रोक लिया, क्योंकि वह नहीं मानता था कि लिलित केवल उसकी मदद अपनी अच्छाई से कर रही थी। फिर भी यह नकारा नहीं जा सकता था कि उसने कई मौकों पर उसकी मदद की थी, उसे जानकारी देकर, जिसे अर्णव शायद खुद थोड़ी रिसर्च के बाद पा सकता था। लेकिन ऐसा भी सच था कि अराजकता के इस युग में समय कीमती था। हालांकि यह पहली बार था जब अर्णव ने उसके चेहरे पर इतनी गंभीरता देखी, और यकीनन नहीं, उसकी आवाज में हल्का सा चिंता भी झलक रही थी। मैं नहीं मरूंगा। कम से कम अभी मरने का कोई इरादा नहीं है, अर्णव ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। लिलित थोड़ी हैरान हुई कि उसने कितनी शांति से यह कहा। उसने उसे देखा जब वह अपना बैकपैक उतारकर दवाओं की प्लास्टिक बैग्स को एक कोने में छिपा रहा था, और उसकी आंखों में तारीफ और एक अजीब संतोष की चमक झलक उठी। तुम सच में अजीब हो, लिलित ने कहा और उसके साथ बाहर की तरफ चलते हुए चेतावनी दी। तुम्हें लगता है? खैर, मुझे यह कई बार कहा जा चुका है। अर्णव ने कंधे उचकाए और अपनी तलवार मजबूती से पकड़ते हुए आंखों में संकल्प की झलक दी। तुम सच में मौत से नहीं डरते? इस बार तुम सच में मर सकते हो, उसने भौं उठाकर याद दिलाया। मैं मौत से डरता हूँ, बिल्कुल डरता हूँ, अर्णव ने अधीरता से सिर हिलाया और कहा। लेकिन मैं जो डरता हूँ वह खुद मौत नहीं है। मैं डरता हूँ कि मैं मेंकी और अपने माता पिता को फिर से नहीं देख पाऊंगा। मैं डरता हूँ कि जब उन्हें मेरी जरूरत होगी तब मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मौत से मैं नहीं डरता। मेरे लिए मौत किसी भी तरह की अनंत नींद से अलग नहीं है, और जानते हो क्या? मुझे सोना बहुत पसंद है। तुम? उसने सुना कि उसने इतनी गंभीर स्थिति में भी मजाक किया। लिलित को हंसना चाहिए या रोना समझ नहीं आया, और उसके सुंदर आंखों में असहायता झलक उठी। हे भगवान! भारी बारिश उसके शरीर पर बरस रही थी और बार बार बिजली आकाश को रोशन कर रही थी। अर्णव ने सामने के दृश्य को देखा और उसका दिल हल्का सा कस गया। चारों तरफ का घना कुहासा गायब हो गया था और कम से कम 100 मीटर के दायरे में अब सब कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन जो चीज अर्णव को चौंका रही थी वह यह थी कि इमारत के बीच में एक हाथी जितना बड़ा राक्षस खड़ा था। इस राक्षस के विभिन्न हिस्सों में पीली आग जली हुई थी, जो उच्च तापमान पर नाच रही थी और आसपास के कुहासे को मिटा रही थी। इसका शरीर लगभग 3.5 मीटर लंबा था और मोटी कवच जैसी संरचना में ढका हुआ था, जो धातु की तरह चमक रही थी। इसके 6 पैर दरवाजे जितने मोटे थे और मुंह से लगभग 2 मीटर लंबा शक्तिशाली सींग निकला हुआ था। हाथी जैसे कीट अब इतने बड़े हो गए हैं और उनके चारों ओर आग है। अर्णव ने यह देखते ही अपने बाल खड़े हो गए, क्योंकि विशाल कीट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसकी 2 आंखों में हत्या की तीव्र भावना थी। मजाक बंद करो, लिलित ने उसे हल्के से थपथपाया और चेतावनी दी। यह राक्षस पहले विकास से गुजर चुका है। यह एक प्रथम श्रेणी का राक्षस है। इसके अलावा, जैसा कि तुमने भी देखा, वह कीट पहले ही तुम्हें नोटिस कर चुका है, इसलिए वह चाहे तुम कितनी भी जल्दी भागो, पीछा करेगा। अर्णव ने चुपचाप सिर हिलाया और पास की दूसरी इमारत की ओर दौड़ा। एक भारी कदम के साथ उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की सी कांपी और अपने 70 स्ट्रेंथ पॉइंट्स का उपयोग करते हुए उसने 3 मीटर की छलांग आसानी से लगाई। यह कारनामा पहले संभव नहीं था जब तक कि सोल रिकॉर्ड की शक्ति और सोल पावर की सहायता न होती। ऊपर पहुंचकर अर्णव ने देखा कि विशाल कीट उसकी ओर बढ़ रहा था। केवल उसके लाल आंखों से उसे देखा जाना ही इतनी भारी दबाव दे रहा था कि वह पीछे मुड़कर भागने का मन कर रहा था। लिलित ने उसे हर संभव मदद देने की कोशिश की ताकि वह बच सके और परीक्षा पास कर सके। उसने जल्दी से समझाया, लेवल 25 तक पहुंचने पर सभी जीव अपने लिए नौकरी या क्लास चुन सकते हैं। जैसे जैसे तुम ऑर्डर में आगे बढ़ते हो, प्रत्येक जीव की शक्ति असाधारण रूप से बढ़ जाती है और अंतर इतना बड़ा होता है कि यह केवल 1+1 जोड़ने जैसा नहीं है। लेवल 24 और 25 का अंतर वैसा ही है जैसे लेवल 1 और 24 के बीच का अंतर, अगर इससे भी बड़ा न हो। अर्णव ने सुना और उसकी सांस अटक गई। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि वर्तमान में वह और लेवल 1 व्यक्ति में कितना अंतर है। यह छोटे चींटी और शार्क की तुलना जैसा था, कोई तुलना ही नहीं थी। तो कल के संतुलित मांतिस का क्या? अर्णव ने जल्दी पूछा। महान तेज मांतिस के खिलाफ उसकी लड़ाई में अर्णव कई बार खतरे में था और एक भी गलती उसकी जान ले सकती थी। लेकिन उसने कभी इतनी भारी दबाव महसूस नहीं की थी जितनी कि अब वह विशाल हाथी कीट के सामने महसूस कर रहा था। लिलित ने अभी जो कहा उसके अनुसार लेवल 25 का महान तेज मांतिस भी पहले ऑर्डर का जीव होना चाहिए था। लेकिन वह जानना चाहता था कि अंतर इतना बड़ा क्यों है। किसी जीव को अपनी क्लास प्राप्त करने और प्रथम श्रेणी का जीव बनने के लिए उसे एक परीक्षण पार करना और चुनौती पूरी करनी होती है। जब तक वह चुनौती पूरी नहीं होती तब तक प्राप्त की गई सोल पावर संग्रहित रहती है और लेवल अप नहीं होता। वह मांतिस जिसे तुमने कल मारा वह सिर्फ विकसित जीव था, लेकिन उसने सच्ची विकास यात्रा का पहला कदम नहीं उठाया। लेकिन वह विशाल कीट निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी का जीव है। उसके चारों ओर की आग उसकी विशेष शक्ति हो सकती है जो उसने अपनी नौकरी प्राप्त करने के बाद हासिल की। अर्णव ने अंततः सब समझ लिया। उसने सिर हिलाया और आने वाले जीव की ओर आधा बंद आंखों से देखा। विशाल हाथी कीट अब 20 मीटर से भी कम दूरी पर था और उसके मुंह से अजीब गर्जन निकल रहा था। उसका शरीर इतनी घातक भावना छोड़ रहा था कि उसकी आग और भी तेज लग रही थी। स्पष्ट रूप से यह जीव अर्णव के अंदर की सोल पावर को महसूस कर सकता था और उसे निगलने के लिए उत्सुक था।
हालांकि अर्णव केवल लेवल 15 का था, क्योंकि उसने शुरू से ही अपने से अधिक स्तर के दुश्मनों से लड़ाई की थी और उनकी सोल पावर चुराई थी। उसकी अपनी सोल पावर इस समय बहुत समृद्ध थी। यदि विशाल हाथी कीट इसे कर लेता तो यह निश्चित रूप से और विकसित हो सकता था, लेकिन केवल विशाल कीट ही ऐसा नहीं सोच रहा था। अर्णव ने होंठ चाटे और उसकी आंखों में पलक झपकते ही जंगली चमक आई, फिर गायब हो गई और उसकी ठंडी दृष्टि के पीछे छुप गई। पहली बार जब उसने उस बड़े मधुमक्खी को हराया, अर्णव ने अपने शरीर और आत्मा को मजबूत होते हुए महसूस करने का सुखद अनुभव लिया। उसके मांसपेशियों का मजबूत होना, उसकी नसों का सशक्त होना, उसका मांस कठिन होना और मस्तिष्क की क्षमता बढ़ना। अर्णव इसे सब महसूस कर सकता था। मनुष्य स्वभाव से शक्ति पाने वाले जीव हैं। किताबों में लिखी इतिहास इसका प्रमाण है। अर्णव भी शक्ति चाहता था, जीवित रहने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए, अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए, किसी के आगे सिर झुकाने की जरूरत न पड़े और जो उसके प्रियजनों को चोट पहुंचाते हैं उनका बदला लेने के लिए। लिलित सोच रही थी कि वह शांत है क्योंकि वह नर्वस है या अगले कदम के बारे में सोच रहा है, इसलिए वह वहां खड़ी थी, कम से कम नैतिक समर्थन देने के लिए। मैं सोच रहा हूं। उसकी आवाज सुनकर उसने उसका चेहरा देखा और इतने अधिक अस्तित्व वाले होने के बावजूद उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, जो लिलित जैसे किसी के लिए विशेष रूप से आकर्षक नहीं थी, लेकिन उस समय यह बहुत ही शानदार लग रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस कीट को मारने के बाद मैं कितना बढ़ूंगा, उसने घोषणा की। आसपास की मना उसकी इच्छा अनुसार हिली और उसके अंदर की जादुई शक्ति पूरी तरह से बाहर निकलने लगी, केवल अपने 10 मीटर दूर दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अर्णव शर्मा के शरीर में इस समय 134 मना पॉइंट्स का भंडार था और उसके मैजिक पॉइंट्स भी बराबर थे। जब तक सोल रिकॉर्ड पृथ्वी पर दिखाई नहीं दिया और पूरे विश्व की मना को सक्रिय करके हर व्यक्ति की स्थिति विंडो दिखाई नहीं गई, ठीक उसी समय उसकी मैजिक स्टैट ने खूबसूरत और आकर्षक सुक्कुबस लिलित का ध्यान खींचा था। अब तक अर्णव ने अपनी सारी जादुई शक्ति कभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं की थी क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। लेकिन विशाल हाथी कीट के आने के सामने अगर वह बचना चाहता था तो उसे अपनी पूरी शक्ति लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक ही विचार के साथ अर्णव ने तुरंत अपने 134 मना पॉइंट्स खर्च किए और अपनी 134 मैजिक पॉइंट्स के साथ वह सारी मना उस विशाल कीट पर प्रहार करने के लिए केंद्रित कर दी। जैसे ही उसके नियंत्रण में मना जीव के शरीर में प्रवाहित हुई, अर्णव ने तुरंत अपनी प्रथम श्रेणी रक्त नियंत्रण क्षमता को सक्रिय किया। अचानक मना खोने के बाद उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया और पूरा शरीर कमजोर महसूस हुआ, लेकिन उसने सहन किया और अपने सभी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए कीट के अंदर रक्त जलाने की प्रक्रिया शुरू की। परिणाम तुरंत दिखाई देने लगे। गर्जन। 10 फीट लंबे हाथी कीट के मुंह से घायल जानवर की तरह आवाज निकली। जब यह केवल 5 मीटर की दूरी पर था और अपने विशाल सींग से हमला कर सकता था, उसकी गतिविधियां रुक गईं और उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा, जैसे वह किसी भी यातना की सबसे भयानक पीड़ा झेल रहा हो। अर्णव की रक्त नियंत्रण क्षमता वाकई में शक्तिशाली थी, जैसा कि लिलित ने पहले कहा था। बस अब तक अर्णव मुख्य रूप से मृत प्राणियों का सामना कर रहा था, जिन्हें दर्द महसूस नहीं होता था और न ही डर का अर्थ पता था। अपने मना को दुश्मन के शरीर में प्रवेश कराने के लिए नियंत्रित कर अर्णव अपने सारे जादू का उपयोग कर रक्त नियंत्रण को सक्रिय कर सकता था। समस्या यह थी कि इसकी लागत बहुत भारी थी, अर्णव की सोच से भी ज्यादा। हाथी कीट दर्द में तड़पता रहा और उसका विशाल शरीर पास की इमारत से टकराया। जो इमारत दिखने में मजबूत थी, उसका आधार 5 सेकंड भी नहीं टिक पाया और जोरदार धमाके के साथ ढह गया। धूल का बादल उठ गया। अपोकैलिप्स से पहले मानव शरीर में कोई मना नहीं था, लेकिन सोल रिकॉर्ड के हस्तक्षेप से अर्णव के मना पॉइंट्स बहुत ज्यादा थे। अब जब उसने एक शक्तिशाली हमला करने के लिए अपनी सारी मना खर्च कर दी, तो ऐसा लगा जैसे उसके रक्त में शुगर खत्म हो गई हो और उसका शरीर अत्यधिक कमजोर महसूस कर रहा था। लेकिन उसके पास दांत कसकर सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका पीला चेहरा, जिस पर खून का कोई निशान नहीं था, दुश्मन की ओर देखते हुए एक कड़वी मुस्कान उसके होठों पर उभरी जब उसने देखा कि 3 मीटर का हाथी कीट फिर से खड़ा हो गया। गर्जन। राक्षस ने हत्या की तीव्र नजर से उसे घूरा और उसकी 2 आंखें, जैसे क्रोध की आग उगल रही हों, अस्थिर कदमों के साथ उसकी ओर बढ़ी। उसके शरीर पर खून था और कवच जैसी त्वचा में छोटे छोटे दरारें थीं, जिनसे उबलता खून रिस रहा था। जब खून उसके शरीर की पीली आग से टकराया, तो तरल आश्चर्यजनक गति से वाष्पित होकर गैस के बादल में बदल गया और आकाश की ओर उठ गया। इसे देखकर अर्णव अंदर ही अंदर खुश हुआ कि उसने बाहरी रक्त हमले का उपयोग नहीं किया, नहीं तो वह केवल मना बर्बाद कर रहा होता। आखिरकार आग को उसकी रक्त नियंत्रण क्षमता का सही विरोधी माना जा सकता था। घायल हाथी कीट उस इमारत तक पहुंचा जिस पर अर्णव खड़ा था और अपने सींग को पूरी ताकत से आगे फेंका। अर्णव का चेहरा बदल गया जब उसने राक्षस की मंशा देखी और जल्दी से इमारत से जमीन पर कूदा और साइड में लुढ़क गया। धमाका। जैसे किसी विध्वंस मशीन ने उसे बेरहमी से टक्कर मारी हो, 3 मीटर ऊंची इमारत तुरंत ढह गई और जल्द ही हाथी कीट द्वारा पहले से ध्वस्त इमारत से जुड़ गई। सभी आकार के पत्थर हर जगह उड़ गए और हालांकि अर्णव पहले मौके पर साइड में लुढ़क गया, फिर भी एक काफी बड़ा पत्थर उसके शरीर से टकराया। उग। उसका शरीर 2-3 मीटर दूर उड़ गया। वह दर्द में बुरा हाल कर रहा था और होठों के कोने से एक छोटी धारा खून साइलेंटली बह गई। अगर यह न होता कि उसके मांसपेशियां पहले की तुलना में बहुत मजबूत थी, तो यह सीमेंट ब्लॉक उसे आधा मर चुका छोड़ सकता था। अवकाश के बिना हाथी कीट मुड़ा और उसकी ओर दौड़ा,
उसकी नजरों में क्रोध ऐसा था जैसे वह उसे जीवित निगलना चाहता हो। हालांकि उसकी रक्षा और हमला शक्ति काफी अधिक थी, उसका आंतरिक शरीर किसी भी जीव की तरह कमजोर था। अर्णव के पिछले हमले ने उसके अंगों को नुकसान पहुंचाया था। उसका मांस और अधिकांश खून उसके उच्च तापमान वाली आग के कारण गायब हो चुका था। पहली बार विकसित होकर प्रथम श्रेणी का जीव बनने वाला हाथी कीट इस क्षेत्र में एक छोटे ओवरलॉर्ड के रूप में माना जा सकता था। अब जब कोई कमजोर जीव उसे इतना चोट पहुंचाता है तो वह स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गया। हाथी कीट ने अपने सींग से इमारत को जो नुकसान पहुंचाया, उसे देखकर अर्णव ने सीधे मुकाबले का सामना करने का साहस नहीं किया। घायल जीव की गति से अपनी श्रेष्ठ गति का फायदा उठाकर अर्णव ने अचानक मना खोने के बाद महसूस हो रही कमजोरी को सहते हुए, दर्द के बावजूद दांत कसकर दौड़ते हुए किसी दूसरी इमारत पर चढ़ने की कोशिश की। एक दौड़ते हुए और गली बदलते हुए, दूसरा लगातार पीछा करता और रास्ते में सब कुछ कुचल देता। अर्णव और हाथी कीट एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। अर्णव के लिए स्पष्ट था कि वह सीधे मुकाबले में हाथी कीट के खिलाफ जीत नहीं सकता। उसके सभी स्टैट्स राक्षस से कम थे सिवाय उसकी एजिलिटी के। इसलिए जीवित रहने और जीतने के लिए उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। लगभग 10 मिनट तक अपनी नफरत के दुश्मन के पीछे बेरहमी से दौड़ने के बाद हाथी कीट ने 7 से अधिक इमारतों को नष्ट कर दिया। हालांकि इसके परिणामस्वरूप उसकी आंखों में थकान की झलक थी। लगातार रक्त का नुकसान वह सहन नहीं कर सकता था और हालांकि उसकी आग एक शक्तिशाली रक्षा क्षमता थी, हाथी कीट इसे हमला करने में इस्तेमाल नहीं कर सकता था और केवल दुश्मनों को दूर रखने में मदद करती थी। लेकिन इसे हमेशा सक्रिय रखने के लिए उसे बहुत मना खर्च करनी पड़ती थी और इतने सारे शक्तिशाली हमलों के बाद उसकी स्टैमिना भी तेजी से कम हो रही थी। अर्णव ने भी राक्षस के कदमों की गति में बदलाव देखा और जल्दी से पास की इमारत की ओर कूदा, उम्मीद करते हुए कि यह लड़ाई जल्द खत्म हो जाए। उसकी अपनी स्टैमिना आधी से अधिक गिर चुकी थी और उसने केवल लगभग 20 मना पॉइंट्स ही वापस पाए थे। इमारत की छत पर पहुंचकर अर्णव ने ऊपर देखा और हाथी कीट को अपने शक्तिशाली सींग से फिर से हमला करने की तैयारी करते देखा। हालांकि साइड में कूदने के बजाय अर्णव ने पूरी ताकत से विशाल कीट की ओर छलांग लगाई। धमाका! एक और इमारत ढह गई। हालांकि इसके पिछले हमले ने उसकी रक्षा में एक बड़ी दरार बना दी थी और हाथी कीट अपने नफरत वाले दुश्मन को अपनी ऊपरी शरीर पर उतरने से रोक नहीं पाया। जैसे ही अर्णव उत्परिवर्तित कीट के ऊपरी शरीर पर उतरा, आग की लहर तुरंत उसके निचले शरीर पर टूट पड़ी। यह दर्द देता है, यह बहुत दर्द देता है, उसने दर्द में चीखते हुए कहा क्योंकि उसके चेहरे पर जलते हुए दर्द का विकराल भाव उभरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका निचला शरीर अचानक जलती हुई लावा में डूब गया हो। हालांकि उसकी डिफेंसिव क्लॉक ने शरीर की रक्षा की, घुटनों से नीचे उसका कोई भी उपकरण हाथी कीट की आग का मुकाबला नहीं कर सकता था। अर्णव महसूस कर सकता था कि उसके पैर धीरे धीरे जल रहे थे और केवल उसके पास ट्रेजर नॉर्मल वेलोसिटी बूट्स होने की वजह से वे पूरी तरह से नहीं जल पाए। हालांकि उसने साफ महसूस किया कि जूते तेजी से पिघल रहे थे और गर्मी का सामना नहीं कर पा रहे थे। दांत कसते हुए और अत्यधिक दर्द से अपने आंसुओं को रोकते हुए अर्णव पूरी गति से दौड़ता हुआ राक्षस की गर्दन तक पहुंचा। हाथी कीट का पूरा शरीर अत्यंत कठोर कवच से ढका था। अगर अर्णव इसे तोड़ना चाहता था तो उसे बहुत समय चाहिए था और वह समय उसके पास नहीं था। हालांकि सिर और शरीर के बीच का जोड़ यानी उसकी गर्दन उस कवच से घिरी नहीं थी। आखिरकार इससे उसके प्राकृतिक आंदोलन पर रोक लगती। अर्णव ने अपनी तलवार उठाई और जोरदार वार किया, जिससे बड़ी मात्रा में मांस निकल गया। खून हर जगह छितर गया और तरल और आग की लड़ाई से निकलने वाली भाप उसके चारों ओर फैल गई। हाथी कीट ने मौत का खतरा महसूस किया और उसका शरीर जोर जोर से हिलने लगा, मुंह से दर्द की गर्जना निकल रही थी। अगर आप चाहो तो मैं अगली अर्णव की फाइनल स्ट्राइक और हाथी कीट के अंत वाला भाग भी जल्दी से भारतीय सेटिंग में ट्रांसलेट कर दूं। मैं आगे बढ़ाऊं? बिल्कुल। यहाँ आपका अगले भाग के लिए भारतीय सेटिंग और नामों के अनुसार हिंदी में अनुवाद तैयार है। अर्णव शर्मा ने तुरंत स्थिति का लाभ उठाया। हाथी कीट के दर्द और अस्थिरता ने उसकी गति और हमले की क्षमता को थोड़ी देर के लिए सीमित कर दिया था। उसकी आंखों में अब क्रोध के साथ डर की झलक भी थी। अर्णव ने अपने ब्लड मैनिपुलेशन कौशल का पूरा उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने अपनी मना को पूरी तरह से अपने शरीर में केंद्रित किया और अपने जादुई ऊर्जा को कीट के शरीर में प्रवाहित कर दिया। उसका लक्ष्य था कीट के कमजोर हिस्सों, विशेषकर गर्दन और जोड़ों पर जोर डालना। उसने अपनी तलवार को सींग और कवच के कमजोर जोड़ पर उतारा और एक तेज वार किया। खून और भाप चारों ओर फैल गई और हाथी कीट के दर्द के गर्जन और बढ़ गए। इससे अर्णव को अंदर से एक असाधारण संतोष का एहसास हुआ। अब या कभी नहीं, अर्णव ने खुद से कहा। उसने अपने पूरे शरीर को वार में लगा दिया, अपने स्ट्रेंथ और एजिलिटी का अधिकतम उपयोग किया और तलवार से कीट के शरीर में एक निर्णायक वार किया। हाथी कीट के शरीर में दरारें और गहरी चोटें दिखने लगी। आग और खून के मिश्रण ने उसे असहाय बना दिया। धीरे धीरे उसका आंदोलन धीमा हो गया और राक्षस के गर्जन भी कम होने लगे। अर्णव ने तेजी से पीछे हटकर एक सुरक्षित दूरी बनाई और देखा कि विशाल कीट अब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी आंख बुझ गई और शरीर के हिस्सों में चोटों की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया। अर्णव ने आखिरी छलांग लगाई और सीधे कीट के पीठ के ऊपरी हिस्से पर उतर गया। अपने ब्लड मैनिपुलेशन की मदद से उसने कीट के अंदर रक्त को और तेजी से नियंत्रित किया, जिससे कीट के अंग और भी अधिक दर्द में थे। आखिरकार विशाल हाथी कीट ने एक अंतिम गर्जन के साथ अपनी अंतिम सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंख बुझ गई और चारों ओर खून और भाप का धुंधल का माहौल फैल गया। अर्णव शर्मा ने भारी सांस ली,
शरीर थकान और चोटों से भर गया था, लेकिन उसकी आंखों में जीत और संतोष की चमक थी। उसने अपने जादू और शक्ति का पूरा उपयोग कर न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि क्षेत्र में एक छोटे ओवरलॉर्ड को भी हराया। अब मुझे पता है कि मैं कितना बढ़ चुका हूँ, उसने अपने भीतर मुस्कुराते हुए कहा। लिलिथ ने उसे ऊपर से देखा, आंखों में प्रशंसा और थोड़ी हैरानी के साथ। तुम सच में, अर्णव, बहुत अलग हो, उसने धीरे से कहा। अर्णव ने सिर हिलाया, तलवार को कसकर पकड़े हुए, और आगे बढ़ते हुए नए खतरे की तैयारी की। क्योंकि इस दुनिया में जीवित रहना और शक्तिशाली बनना केवल लड़ाई जीतने से नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस से भी जुड़ा था। सुरक्षा के कारण अर्णव शर्मा ने तुरंत सांस रोक ली जब खून आग की गर्मी के संपर्क में आते ही भाप बन गया। वह नहीं जानता था कि इस राक्षस के खून में किसी तरह के विषैले गुण तो नहीं आ गए होंगे, जो उसने अपने विकास के लिए विभिन्न जीवों को खाकर हासिल किए हों। वैसे भी अपनी वर्तमान स्टेमिना के साथ वह कई मिनट तक बिना सांस लिए रह सकता था और किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। नीचे के हिस्से पर पसरे अत्यधिक दर्द को सहते हुए और धीरे धीरे जो बाकी शरीर को प्रभावित कर रहा था, अर्णव ने अपनी तलवार उठाई और विशाल जीव की गर्दन पर फिर से जोरदार वार किया। एक और बड़ा मांस का टुकड़ा अलग हो गया और इससे भी अधिक मात्रा में खून राक्षस के शरीर से बाहर फट पड़ा। दर्द इतना भयानक था कि विशाल हाथी कीट दर्द में गर्जना करते हुए दौड़ने लगा। धमाका! हाथी कीट का विशाल और मजबूत शरीर पास की इमारत से टकराया और उसे गिरा दिया। सभी आकार के पत्थर हर ओर उड़ गए और कई उस पर टकराए। उसका चेहरा दर्द से और सिकुड़ गया और एक बड़ा पत्थर उसके सिर से टकराया, जिससे उसे चक्कर आने लगे। उसने महसूस किया कि पूरा संसार घूम रहा है और उसे अचानक आई नींद से लड़ने के लिए अपने होंठ इतनी ताकत से काटने पड़े कि वे फटने लगे। उसके माथे से बहता खून उसके बाएं आंख तक धीरे धीरे गिरा और उसकी दृष्टि का हिस्सा लाल रंग में ढक गया। क्योंकि बारिश का पानी हाथी कीट की आंख के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए बाएं आंख के ऊपर खून जमा हो गया और उसका दृश्य पूरी तरह रक्तरंजित हो गया। इतनी चोट लगने के बाद जो दर्द और नफरत उसे महसूस हो रही थी, अर्णव ने न केवल अपने हमले रोके, बल्कि और भी अधिक क्रूरता से वार करना शुरू कर दिया। उसके हाथ में एक्सोनियन स्वॉर्ड एक ब्लेड के बवंडर की तरह बन गई, जो हर सेकंड मांस के बड़े टुकड़े काट रही थी। विशाल हाथी कीट बहुत शक्तिशाली था। इसकी रक्षा मजबूत थी और उसका सींग छोटी इमारतों को गिराने के लिए पर्याप्त ताकतवर था। हालांकि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसकी गति थी। अर्णव उसके ऊपरी हिस्से पर होने की वजह से वह उसे वहां तक नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए राक्षस केवल उसे नीचे गिराने की कोशिश कर सकता था। गर्जन! एक पूरी तरह से पागल जानवर की तरह म्यूटेटेड हाथी कीट ने हर पास की इमारत से टकराते हुए जोर जोर से तड़पना शुरू कर दिया। कुछ इमारतें तुरंत ढह गईं, जबकि कुछ कई बार टकराने के बावजूद टिक गईं। अर्णव ने महसूस किया कि उसका सिर घूम रहा है और शरीर तथा मन की कमजोरी धीरे धीरे उसे हावी कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी दाएं आंख की दृष्टि भी धुंधली होने लगी। बाएं आंख लगभग पूरी तरह खून से बंद थी और दाईं आंख थकान के कारण काम नहीं कर रही थी। अर्णव मशीन जैसी स्थिति में आ गया। उसके हाथ की पियर्सिंग ग्लोव की कांटे राक्षस के मांस में गहरे फंसे थे ताकि वह गिर न जाए, और वह लगातार तलवार से वार कर रहा था, यह जानते हुए कि रुकना उसका अंत होगा। गिरने से बचने का विचार ही उसे स्थिर बनाए रखता था। दोनों जीव कई मिनटों तक अपनी जीवन रक्षा के लिए लड़ते रहे, एक दूसरे को हराकर उच्चतर विकास पाने के लिए। विशाल हाथी कीट की पागल दौड़ के कारण 20 से अधिक इमारतों के गिरने की लगातार धमाकों की आवाज गरजते बादल की आवाज को दबा रही थी। फार्मेसी के आसपास का क्षेत्र मृत क्षेत्र बन गया था। विकृत ज़ॉम्बियों और अनगिनत सीमेंट ब्लॉकों के बीच कुछ जीवित बच गए थे, जो अपने मस्तिष्क को बचाए रखते हुए जोर जोर से अपनी टांगे शरीर से अलग करके ध्वनि के स्रोत की ओर रेंग रहे थे। 200 से अधिक ज़ॉम्बियों के खून और विशाल राक्षस द्वारा खोए गए खून की विशाल मात्रा इतनी थी कि भीषण तूफान भी इसे पहले जैसी आसानी से धो नहीं सकता था। जैसे ही अनंत समय बीता, हाथी कीट की पागल हरकतें बंद हो गईं और उसकी दौड़ रुकी। लगातार रक्त का नुकसान और अर्णव द्वारा लगातार चोटें लगने के बाद जानवर पूरी तरह थक गया और जमीन पर गिर पड़ा। धमाका! एक इमारत गिरने जैसी धमाका ने आसपास की जमीन हिला दी और अर्णव का शरीर लगभग उड़ गया। हालांकि वह पूरी तरह उड़ाया नहीं गया, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। दर्द की हृदय विदारक चीख उसके मुंह से निकल गई जब उसने अपने बाएं हाथ की हड्डियों के टूटने का अनुभव किया। स्वयं को स्थिर रखने के लिए अर्णव को अपने बाएं हाथ और पियर्सिंग ग्लोव का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अचानक आए इस झटके से उसकी कलाई पीछे की ओर मुड़ गई। विशाल हाथी कीट की आंख बंद हो गई क्योंकि वह ऊर्जा की खपत और नए दर्द को सहन नहीं कर सका। अर्णव का मन अचानक एक पल के लिए स्पष्ट हो गया। इस स्पष्टता का लाभ उठाते हुए अर्णव ने अपनी तलवार और भी तेज गति से चलाना शुरू किया। 50 से अधिक बार काटने के बाद उसकी रेटिना में हरे अक्षर चमकने लगे। सोल रिकॉर्ड के आने के बाद पैदा हुई इस अराजकता के समय अर्णव ने पहली बार इन अजीब संदेशों को देखकर इतना खुश महसूस किया। उसका मुंह कई बार खुला और बंद हुआ जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन थकान इतनी अधिक थी कि वह कुछ बोल न सका। पूरे विश्व के नियंत्रण खोने से पहले अर्णव सिर्फ एक सामान्य छात्र था, जो बेहतर भविष्य के लिए दिन प्रतिदिन की जिंदगी जी रहा था। हालांकि वह अब भी बेहतर भविष्य की कोशिश कर रहा था। सब कुछ बदल चुका था। बाएं हाथ की हड्डियां टूट चुकी थीं, बाएं आंख पर खून से बंद थी, कुछ काले बाल लाल रंग में बदल गए थे, पैर भयानक रूप से जल रहे थे और खुली आंख से बाहरी दुनिया की जानकारी हार्डली ले पा रहा था। कब उसने इतनी पीड़ा सही थी? अर्णव ने पहले सुना था कि जब दर्द एक सीमा तक पहुंचता है तो मस्तिष्क उन रिसेप्टर्स को बंद कर देता है ताकि अब दर्द महसूस न हो।
पहले वह इसमें निश्चित नहीं था, लेकिन अब उसने इसे प्रमाणित कर लिया। भले ही वह भयावह स्थिति में था, उसका मन इतना थका हुआ था कि वह अब किसी भी दर्द को महसूस नहीं कर रहा था। हाथी कीट की मृत्यु पर्यंत उसके कवच की आग बुझ गई और बारिश फिर से इस क्षेत्र पर गिरने लगी। 3 मीटर से अधिक लंबे जीव पर खड़े होकर अर्णव ने अपने चेहरे को आकाश की ओर उठाया और महसूस किया कि बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थी। हालांकि लड़ाई खत्म हो चुकी थी, एक्सोनियन स्वॉर्ड को पकड़े रहने का उसका हाथ अभी भी ढीला नहीं हुआ। थकान के कारण उसके पैर लड़खड़ा गए और वह नीचे गिर पड़ा। वास्तव में वह इतना थका हुआ था कि उसे गिरने का एहसास भी नहीं हुआ। उसे केवल हवा महसूस हो रही थी। लेकिन सौभाग्य से जैसे ही वह जमीन पर गिरने वाला था, किसी ने उसे पकड़ लिया। एक बेहद कोमल शरीर ने उसे धीरे से सहारा दिया। उसकी थकी हुई देह पर उस मधुर और हल्की गुलाब की खुशबू फैली, जो परिचित होने के साथ साथ अजनबी भी थी। अर्णव ने थोड़ी और गहरी सांस ली, जैसे वह नशे में हो। शाबाश अर्णव, एक मासूम और कोमल आवाज, जैसे किसी निर्दोष बच्चे की, उसके कानों तक पहुंची। यह एक शानदार जीत थी। अब तुम आराम कर सकते हो। जैसे ये शब्द उसकी मां और सबसे प्रिय व्यक्ति के हों, अर्णव ने अपनी आंखें बंद की। थकान ने उसे हर लिया और उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। आपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लेजिंग बीटल लेवल 30 की सोल पावर प्राप्त की। मैजिक +50, मना +70, हेल्थ +40, स्टैमिना +28, स्ट्रेंथ +15। आपने लेवल अप किया और लेवल 16 तक पहुंच गए। +2 स्टेटस पॉइंट स्वतंत्र रूप से वितरित करें। आपने लेवल अप किया और लेवल 17 तक पहुंच गए। आपने लेवल अप किया और लेवल 18 तक पहुंच गए। आपने लेवल अप किया और लेवल 19 तक पहुंच गए। आपने लेवल अप किया और लेवल 20 तक पहुंच गए। +2 स्टेटस पॉइंट स्वतंत्र रूप से वितरित करें। लिलित ने अपने सीने पर निर्लज्जता से सिर रखे हुए उस ज्यादा सुंदर न लगने वाले चेहरे को देखा और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई, जब उसने अभी अभी बीती भयानक लड़ाई को याद किया। सिर्फ एक ही वार प्रथम श्रेणी ब्लेजिंग बीटल का अर्णव शर्मा को मारने या कम से कम उसे बेहोश कर देने के लिए काफी था। परंतु अर्णव ने किसी तरह उन सबसे घातक हमलों से बचते हुए सिर्फ उनके झटकों की चपेट झेली थी। जब जब उसकी जान पर बन आई, लिलित बस अपनी मुट्ठियां भींचकर देखती रह गई, यह कामना करते हुए कि उसका सफर यहीं खत्म न हो। लेकिन वह जानती थी कि इस बार अर्णव का प्रतिद्वंदी बहुत ही शक्तिशाली था। भले ही अर्णव के आंकड़े स्टैट्स सामान्य स्तर 15 के विकसित व्यक्ति से कहीं अधिक थे, फिर भी एक साधारण मानव और प्रथम श्रेणी के राक्षस के बीच की खाई बहुत गहरी थी। मानवों को हर स्तर बढ़ने के बाद स्टैट पॉइंट्स बांटने का मौका मिलता है, जबकि राक्षसों को ऐसा नहीं मिलता। लेकिन इसके बदले वे अपनी अगली श्रेणी में पहुंचने पर समग्र आंकड़ों में भारी वृद्धि पाते हैं। लिलित ने अर्णव को सहारा दिया और पास की दवा विज्ञान इमारत की ओर ले गई। वहीं पास मलबे के बीच प्रथम श्रेणी ब्लेजिंग बीटल का शव पड़ा था। उसका विशाल सिर लगभग पूरी तरह से शरीर से अलग हो चुका था। लिलित ने उस राक्षस के शव की ओर इशारा किया और कुछ वस्तुएं उसके हाथ में उड़कर आ गईं। उन्हें देखकर उसने बस धीरे से कहा, कम से कम इतना तो मैं कर सकती हूँ। अर्णव ज्यादा देर आराम नहीं कर सका। भले ही उसका मानसिक थकान बहुत अधिक था, लेकिन उसके पूरे शरीर में हजारों लाल चींटियों के रेंगने जैसी जलन और खुजली हो रही थी। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने हाल पर खुद ही सिहर गया। बारिश ने चेहरे से खून धो दिया था, इसलिए अब वह अपने बाएं आंख से देख पा रहा था, लेकिन थकावट के कारण दृष्टि धुंधली थी। सिर पर पड़े सीमेंट के बड़े टुकड़े के वार से बनी चोट अब पूरी तरह सूख चुकी थी, पर जलन अब भी भयानक थी। उसका दिल तब दुखा जब उसने देखा कि उसकी वेलोसिटी बूट्स पिघलकर नष्ट हो चुकी हैं। भले ही वह एक सामान्य खजाना थी, पर +10 फुर्ती एजिलिटी खो देना एक बड़ा झटका था। और जब उसने अपनी टूटी हुई कलाई देखी तो उसे समझ नहीं आया कि खुश हो या उदास। खुश इसलिए कि पैर नहीं टूटा था, वरना इस खतरनाक दुनिया में वह लगभग बेकार हो जाता। तभी एक मीठी आवाज आई, आखिरकार उठ ही गए नींदू। अर्णव ने सामने देखा, लिलित मुस्कुरा रही थी, और पहली बार उसकी मुस्कान असली लग रही थी, नकली नहीं। सुप्रभात। नहीं नहीं, मैंने कितनी देर सोया? अर्णव हड़बड़ाते हुए उठा, परंतु पैरों के दर्द से फिर गिर पड़ा। लिलित ने धीरे से कहा, बस 30 मिनट ही हुए हैं, चिंता मत करो। पसीने से तरबतर अर्णव ने दांत भींचते हुए पूछा, ये शरीर में इतनी खुजली क्यों हो रही है? लिलित ने शांत स्वर में समझाया, तुम्हें कई तरह की चोटें लगी हैं। पहले वाले अर्णव होते तो शायद मर जाते, लेकिन इस बार तुमने उस प्रथम श्रेणी राक्षस की आत्मा शक्ति सोल पावर का एक हिस्सा अवशोषित किया है। इससे तुम्हारे आंकड़ों में बड़ा बदलाव आया है। तुम्हारा हेल्थ आंकड़ा जितना ऊंचा होगा, शरीर उतनी तेजी से ठीक होगा। जो खुजली तुम महसूस कर रहे हो, वह तुम्हारे शरीर की तेजी से हो रही प्राकृतिक चिकित्सा का परिणाम है। अर्णव ने जिज्ञासा से अपनी स्टेटस विंडो खोली। अर्णव शर्मा, स्थिति अंक स्टेटस पॉइंट्स 22, स्तर लेवल 20, जाति मानव, पद कोई नहीं, उपाधि कोई नहीं, शक्ति स्ट्रेंथ 55 +30, फुर्ती एजिलिटी 71 +5, स्वास्थ्य हेल्थ 85 +5, सहन शक्ति स्टैमिना 75 +5, मना 199 +5, जादू मैजिक 179 +5। क्या ये सच में मेरे आंकड़े हैं? स्तर 20। अर्णव अविश्वास में बड़बड़ाया। वह बेहोश था जब राक्षस मरा, इसलिए उसे पता नहीं था कि आत्मा शक्ति अवशोषित करने के बाद उसकी क्षमता कितनी बड़ी थी।
लिलित मुस्कुराई। तुम्हारे आंकड़े इस स्तर के व्यक्ति के लिए वाकई डरावने हैं। मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं तुमसे, अर्णव। उम्मीद है मैं गलत नहीं थी। अर्णव ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, तुम चिंता मत करो, अब तक जो मदद की है उसका बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। वह जानता था कि लिलित किसी कारण से ही मदद कर रही है, लेकिन यह उसे ठीक भी लग रहा था, क्योंकि इससे उसे कोई बोझ महसूस नहीं करना पड़ेगा। लिलित ने मुस्कुराकर कहा, जानते हो, ज्यादा समझदार लड़के ज्यादा पसंद नहीं किए जाते। थोड़ी देर बाद वह बोली, पर चिंता मत करो, तुम्हारे और मेरे लक्ष्य एक ही दिशा में हैं। जल्द ही तुम समझ जाओगे। अर्णव ने आंखें बंद कर कहा, अगर तुम कहती हो तो ठीक है। फिलहाल उसका लक्ष्य केवल दो था, जिंदा रहना और अपने परिवार को ढूंढना। इसी बीच इमारत के दरवाजे पर कई ज़ॉम्बी दिखाई दिए। बिना जीवन की सफेद आंखें, बारिश से धुले हुए शरीर अब पहले जैसे भयानक नहीं लग रहे थे। अर्णव ने उठने की कोशिश की, परंतु पैरों का दर्द असहनीय था। मजबूर होकर उसने अपनी मना शक्ति का प्रयोग किया। प्रथम श्रेणी रक्त नियंत्रण। धड़ाम धड़ाम। 10 से अधिक ज़ॉम्बियों की आंखें फट गईं और बहता खून कांटों में बदलकर उनके दिमाग में धंस गया। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही 5 और ज़ॉम्बी अंदर आ गए। वह जानता था कि अगर उसकी मना खत्म हो गई तो इस हालत में वह एक और दिन नहीं बच पाएगा। लिलित ने स्थिति को देखा और चिंता में भौहें सिकोड़ ली। वह सीधे दखल नहीं दे सकती थी, वरना सजा मिलती। पर कुछ तो गलत था, इतने ज़ॉम्बी यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? तभी उसकी नजर दूर एक व्यक्ति पर पड़ी। बारिश के बीच कोई दिल्ली विश्वविद्यालय की जिम्नेजियम इमारत से उल्टी दिशा में भाग रहा था। वह व्यक्ति न अर्णव के समूह का था, न किसी जीवित बचे का। लिलित को तुरंत समझ में आ गया, यह दुश्मन था। जल्द ही अर्णव शर्मा ने दूसरे समूह के ज़ॉम्बियों का सफाया लगभग बिना किसी कठिनाई के कर दिया। समस्या बस एक थी, मना की अत्यधिक खपत। अर्णव के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उसे अभी तक अपने माना पर सही नियंत्रण नहीं था। आखिर उसने पहले कभी इतनी प्रबल शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। अगर वह पूरा हमला करता और परिणामों की परवाह न करता तो कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे उसने पहले प्रथम श्रेणी ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ किया था। लेकिन अगर लक्ष्य था कम माना में कई छोटे हमले करना, तब समस्या शुरू होती। सिर्फ 15 कमजोर ज़ॉम्बियों को खत्म करने में उसे करीब 40 माना पॉइंट्स खर्च करने पड़े, जबकि उसकी कुल माना मात्रा सिर्फ 204 पॉइंट्स थी। और दुर्भाग्य से आज किस्मत भी उसके साथ नहीं थी। जैसे ही उसने 5 ज़ॉम्बियों के एक और समूह को खत्म किया, दरवाजे पर 10 और प्रकट हो गए। कुछ ज़ॉम्बी अपने साथियों के शवों पर ठोकर खाकर गिर पड़े, तो कुछ दरवाजे में फंस गए, जिससे पीछे वालों का रास्ता बंद हो गया। अर्णव ने भीतर घुसे ज़ॉम्बियों को खत्म करने में 15 माना पॉइंट्स और खर्च किए, जबकि जो दरवाजे में फंसे थे उन्हें वहीं छोड़ दिया ताकि वे रास्ता बंद रखें। वह झुंझलाकर बड़बड़ाया, हालांकि मैं फिलहाल इन ज़ॉम्बियों का इस्तेमाल एक अवरोध के रूप में कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई विकृत जानवर या विकसित ज़ॉम्बी आ गया और इस भीड़ को इधर धकेल दिया तो मेरी छोटी सी जान गई समझो। लिलित, जो अब तक कुछ कर नहीं पा रही थी, अर्णव को कुछ देने ही वाली थी कि अचानक उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, लगता है तुम उतने नापसंद नहीं जितना खुद सोचते हो। अर्णव ने भ्रमित होकर उसकी ओर देखा, पर जवाब लिलित से नहीं, बाहर से आया। अचानक माहौल की ठंडक कई डिग्री बढ़ गई। भारी बारिश और तूफान के बावजूद हवा में बर्फीली ठंड घुल गई। बाहर से ज़ॉम्बियों की गुर्राहट और गिरते शवों की आवाजें आने लगी। करीब 5 मिनट बाद दरवाजे में फंसे ज़ॉम्बी भी एक एक कर गिर पड़े। उनके सिर के पीछे बच्चे की मुट्ठी के आकार का घाव था, जो पतली बर्फ की परत से जमे हुए थे। अर्णव ने दरवाजे की ओर देखा। अनुराधा गुप्ता सफेद कपड़ों में, एक बर्फ की देवी जैसी दिखती हुई, अंदर आ रही थी। अर्णव की नजरें कुछ पल के लिए ठहर गईं। अनुराधा ने बिना कुछ कहे कुछ क्षणों तक उसे देखा, फिर उसका शरीर कांप उठा, जैसे वह खुद से संघर्ष कर रही हो। अर्णव शांत खड़ा रहा। उसे डर नहीं था कि अनुराधा कुछ गलत करेगी, क्योंकि जरा सी भी हरकत पर वह प्रथम श्रेणी रक्त नियंत्रण से उसे भीतर से नष्ट कर सकता था। पर अनुराधा ने वैसा कुछ नहीं किया। वह बस झुकी और बिना एक शब्द कहे अर्णव को सहारा देकर उठाया। अर्णव ने अपना बैग और कुछ प्लास्टिक की थैलियां उठाईं। अनुराधा की मदद से वह किसी तरह खड़ा हुआ, लेकिन दर्द और जलन इतनी भयानक थी कि उसके दांत भींचते भींचते उसके होठों से खून निकल आया। जब अनुराधा ने उसका बायां हाथ अपनी गर्दन के चारों ओर रखा, उसका भीगा हुआ शरीर हल्का सा कांप उठा। आंखें एक पल के लिए झपकी, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे बाहर की ओर ले जाने लगी। बाहर पहुंचकर अर्णव अवाक रह गया। सैकड़ों शव जमीन पर बिखरे पड़े थे। हर ज़ॉम्बी के सिर पर बस एक छोटा सा घाव था, जो बर्फ से जमे हुए थे। खून की एक बूंद भी बाहर नहीं निकली थी। स्पष्ट था, अनुराधा गुप्ता ने अकेले ही यह भयानक सफाया किया था। लेकिन अर्णव समझ नहीं पाया, वह यहाँ अकेली क्यों आई? रोहित और अजय पांडे कहाँ थे? आखिरकार उसने तो कहा था कि दवाइयां वह अकेला लाएगा। फिर भी उसने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचाया था। और जब अनुराधा ने कुछ नहीं कहा तो अर्णव ने भी चुप रहना बेहतर समझा। जब वे प्रथम श्रेणी ब्लेजिंग बीटल के शव के पास से गुजरे, अनुराधा एक पल के लिए रुकी। लगता था कुछ पूछना चाहती है, पर उसके दांत अब भी भींचे हुए थे और उसने बिना बोले आगे बढ़ना जारी रखा। तूफान दोनों पर बेरहमी से बरस रहा था। वे दोनों अलग अलग कारणों से भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन लक्ष्य एक ही था,
बस आगे बढ़ते रहना। अच्छी बात यह थी कि बीटल की आंख से धुंध अब काफी हट चुकी थी, इसलिए उन्हें रास्ता पहले से साफ दिखाई दे रहा था। अचानक एक मोड़ पर 15 ज़ॉम्बी प्रकट हुए, पर अनुराधा ने बिना रुके अपना हाथ घुमाया। 15 बर्फीले भाले आइस स्पाइक्स प्रकट हुए और अगले ही पल वे ज़ॉम्बियों के सिरों में धंस चुके थे। उन दोनों ने मुश्किल से 20 कदम ही लिए होंगे कि एक भूरा विकृत कुत्ता झपट कर उन पर टूट पड़ा। उसकी गति कम से कम 30-40 पॉइंट की थी। साधारण इंसान तो चीखने का भी समय न पाता, पर अनुराधा ने बस एक शब्द कहा, जम जाओ, और तुरंत ही वह जानवर अपने स्थान पर थम गया। पैरों के नीचे की पानी की परत बर्फ में बदलने लगी और कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह जमकर मर गया। अर्णव ने यह देखकर ईर्ष्या भरी नजर से सोचा, काश मुझे भी इतना नियंत्रण हासिल होता। वह उसकी शक्ति पर मुग्ध था, पर ध्यान नहीं दे पाया कि अनुराधा की आवाज पहली बार हल्की सी कांपी थी। उसने तुरंत दांत भींचे और फिर बिना कुछ कहे उसे सहारा देती रही। बारिश से दोनों पूरी तरह भीग चुके थे, सिर से लेकर पैर तक पानी टपक रहा था। अगर वे विकसित इंसान न होते तो अब तक बुखार या निमोनिया से गिर चुके होते। अर्णव की चोटों के कारण उन्हें बहुत धीरे चलना पड़ रहा था। जब वे आखिरकार दिल्ली विश्वविद्यालय के जिम्नेजियम पहुंचे तो लगभग 1 घंटा बीत चुका था। जब वे दवा विज्ञान इमारत से निकले थे, भारतीय हिंदी संस्करण भवन के अंदर का माहौल बेहद उदास और भारी था। धीमी सिसकियों और भय से भरी फुसफुसाहटों की आवाजें लगभग हर जगह सुनाई दे रही थी। कुछ पुरुष सुंदर युवतियों को सांत्वना दे रहे थे, यह वादा करते हुए कि वे अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा करेंगे। इस तरह उन लाचार महिलाओं का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे थे जिनके पास भरोसा करने के लिए कोई और नहीं बचा था। लेकिन जो पुरुष हथियार उठाने की हिम्मत तक नहीं रखते, वे किसी की रक्षा कैसे करेंगे? फिर भी दुनिया की जो हालत हो चुकी थी, उसमें झूठी उम्मीद भी लोगों को सुकून देती थी। इन्हीं पुरुषों में से एक था अजय पांडे। यह उन गिनचने लोगों में से था जिनमें न केवल लड़ने का साहस था बल्कि दूसरों की रक्षा करने की क्षमता भी थी। स्वभाव से वासना प्रवृत्ति वाला अजय 5 महिला विद्यार्थियों से घिरा हुआ था। अजय का चेहरा बहुत आकर्षक नहीं था, बल्कि हल्का बदसूरत कहा जा सकता था। परंतु अब इन युवतियों को सिर्फ जीवित रहना था। एक दिन में ही उन्होंने अपने साथियों को मक्खियों की तरह मरते देखा था और अब उनकी प्राथमिकता बस जीवित रहना थी। रोहित भी चाहे तो अजय से ज्यादा महिलाओं से घिर सकता था, लेकिन वह चुपचाप एक कोने में खड़ा था और केवल उसे देख रहा था। तभी धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला और सभी की नजरें उधर मुड़ गईं। हर कोई मन ही मन दुआ कर रहा था कि कोई नया खतरा न हो। जब उन्होंने अनुराधा गुप्ता और अर्णव शर्मा को अंदर आते देखा तो सबने राहत की सांस ली। लेकिन तुरंत बाद जब उन्होंने देखा कि अनुराधा अर्णव को सहारा दे रही है और वह मुश्किल से चल पा रहा है, तो सबके चेहरे अविश्वास से भर गए, खासकर वे लोग जिन्हें उसने पहले बचाया था। वो घायल है? कौन सा राक्षस इतना ताकतवर हो सकता है कि उसे इस हालत में पहुंचा दे? ये कैसे मुमकिन है? छात्रों और शिक्षकों में फुसफुसाहट फैल गई और उनके चेहरों पर भय साफ झलकने लगा। अगर कोई ऐसा अस्तित्व था जो अर्णव शर्मा जैसे साहसी और ताकतवर व्यक्ति को इस हालत में पहुंचा सकता था, तो बाकी लोग कैसे बचेंगे? डर और निराशा फिर से सबके मन में छा गई। अजय के चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। रोहित अलग ही कारण से स्तब्ध था। अनुराधा को अर्णव को सहारा देते देख वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सच है। अनुराधा, तुम ठीक हो? उसने हैरानी से पूछा। मैं ठीक हूँ, अनुराधा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। अर्णव ने रोहित की ओर देखा और मन ही मन सोचा, घायल मैं हूँ, पूछ रहा है उसे, पर उसने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप आगे बढ़ गया। मैं धन्यवाद नहीं कहूंगा, अर्णव ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि इस दुनिया में अब ये शब्द अपनी कीमत खो चुके हैं। लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। यह कहकर उसने अनुराधा का सहारा छोड़ दिया और दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे अपने कोने की ओर बढ़ गया। उसके हर कदम पर उसके पैर से खून रिस रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। अनुराधा, रोहित, अजय और बाकी सब उसकी तकलीफ को महसूस कर सकते थे। रोहित कुछ कहना चाहता था लेकिन अनुराधा की ओर देखकर चुप रह गया। अनुराधा ने अर्णव की पीठ को जाते हुए देखा और मन ही मन स्वीकार किया कि भले ही उसे वह पसंद न हो, पर उसमें साहस और दृढ़ता है, बाकियों की तरह नहीं। उसने अजय की ओर देखा और आंखों में घृणा और तिरस्कार लिए ठंडे स्वर में कहा, नीच इंसान। असल में जब अनुराधा ने रोहित और अजय दोनों को अर्णव को खोजने चलने के लिए कहा था, तो अजय ने तुरंत मना कर दिया था, यह कहते हुए कि वो खुद ही बाहर गया है। पर अनुराधा समझदार थी। उसे पता था कि इस नई दुनिया में अर्णव जैसे योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उसने रोहित को वहीं रहने दिया ताकि अजय कुछ मूर्खता न करे। अब सबकी नजरें उससे हट चुकी थी। वह एक कोने में बैठ गई, भीगी हुई, थकी हुई। उसका सफेद कपड़ा उसके शरीर से चिपका हुआ था, उसकी थकान और भी स्पष्ट दिखा रहा था। यहाँ तक कि रोहित जैसा सभ्य व्यक्ति भी 1-2 पल उसे देखकर अपनी नजरें झुका लेना पड़ा। लेकिन अनुराधा को अब इन निगाहों की परवाह नहीं थी, वह तो ऐसी नजरों की आदी हो चुकी थी। कुछ दूरी पर चता ये दर्द। अर्णव जमीन पर गिर पड़ा और कराहते हुए पैरों का दबाव कम करने लगा। जली हुई त्वचा और फट्टे मांस का दर्द असहनीय था। उसने कभी इतनी भयावह पीड़ा महसूस नहीं की थी। हा, यही मिलता है घमंड करने पर, शीतल सेन ने मजाक उड़ाया, लेकिन फिर धीरे से उसे दीवार के सहारे टिका दिया।
मुझे अकेला छोड़ दो, अर्णव ने दांत भींचते हुए कहा। मैं पहले ही उस औरत का एहसान मान चुका हूँ और नहीं बढ़ाना चाहता। तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? शीतल ने पूछा। नहीं, इस सब के पहले हम कभी नहीं मिले थे, अर्णव ने थके स्वर में कहा। फिर तुम उससे इतना सतर्क क्यों रहते हो? अर्णव ने आंखें बंद करते हुए बुदबुदाया। तुम सब औरतें अच्छी चिड़िया नहीं होती क्या? शीतल चौंकी, लेकिन उसने देखा कि अर्णव पहले ही गहरी नींद में जा चुका था। वह इतना थक चुका था कि अब दर्द भी उसे जगा नहीं सकता था। भारतीय हिंदी संस्करण। हालांकि उसे जागे हुए केवल 5-6 घंटे ही हुए थे, लेकिन फ्रिस्टॉडर ब्लेजिंग बीटल से मौत तक की लड़ाई, जो वास्तव में उसका पहला ऐसा दुश्मन था जिसने विकास के असली रास्ते पर कदम रखा था, ने अर्णव शर्मा को ऐसा थका दिया था जैसे वह लगातार 2 दिन से बिना सोए लड़ रहा हो। इसलिए जब उसका थका हुआ शरीर और टूट चुका मन उसे जबरदस्ती नींद में खींच ले गया, तब तक वह किसी तरह एक सुरक्षित जगह पहुंच चुका था। वह अगले दिन तक गहरी नींद में ही रहा। दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुराना समाज पूरी तरह ढह चुका था। स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर मौजूद तमाम बचे हुए लोग बस यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसी तरह वे यहां से निकलकर सरकार और सेना की सुरक्षा में पहुंच जाए, ताकि उन्हें थोड़ी सी ही सही लेकिन सुरक्षा की अनुभूति हो सके। हालांकि उनमें से किसी को नहीं पता था कि आधुनिक हथियारों से लैस सेना की क्या हालत है। असल में तो किसी को बाहर की दुनिया की स्थिति के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। फिर भी मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए कोई भी व्यक्ति निराशा की बातें करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब अर्णव शर्मा ने फिर से अपनी आंखें खोली, तब दुनिया के बदलने का तीसरा दिन शुरू हो चुका था। बारिश रुक गई। उसने उनीदी आवाज में बड़बड़ाते हुए बाहर की ओर ध्यान लगाया। वह लगातार गूंजती बिजली, खिड़की की दरारों से आती चकाचौंध रोशनी और ऊपर से बरसते पानी की डरावनी मार, ये सब अब थम चुके थे। कुछ घंटे पहले तूफान थम गया। एक कोमल, मादक और चंचल स्वर कमरे के कोने से सुनाई दिया। इस अजीब मौसम की वजह थी। सोई हुई माना ऊर्जा ने सोल रिकॉर्ड के आगमन को महसूस कर लिया था। अब जब सोल रिकॉर्ड पूरी तरह इस दुनिया में उतर चुका है, तो धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगेगा। अर्णव ने बाईं ओर देखा। वह एक अत्यंत सुंदर महिला थी, खिड़की के पास रखी मेज पर शालीनता से बैठी हुई। बादलों के बीच से छनकर आती सूरज की कुछ किरणें उसके चारों ओर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। उसके काले बाल और रात जैसी गहरी पोशाक उस रोशनी में और भी मनमोहक लग रही थी। वह दृश्य इतना सुंदर था कि अर्णव कुछ क्षणों के लिए अपनी थकान ही भूल गया। देवदूत, उसने आधे सोए स्वर में फुसफुसाया। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं कोई देवदूत नहीं हूं। मैं तो एक राक्षसी हूं। वह थी शीतल सेन। सुप्रभात, उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी मुस्कान जितनी सुंदर थी, अर्णव के लिए उतनी ही खतरनाक भी। वह झटके से सीधा हो गया, मानो बिजली का झटका लगा हो। तुम्हें भी सुप्रभात, उसने नजरें चुराते हुए कहा। शीतल की आंखों में एक क्षण को हल्की सी चमक उभरी, लेकिन उसने सिर झटककर उसे दबा दिया। अब शरीर कैसा है? उसने उसके पास आते हुए पूछा। अब जब तुमने पूछा ही है। अर्णव ने अपनी चोटों की जांच की और आश्चर्यचकित रह गया। कल तक जो दर्द असहनीय था, वह अब आधा रह गया था। उसकी जली हुई त्वचा के नीचे नई त्वचा उभरने लगी थी। ये क्या हो रहा है? उसने विस्मय से कहा। शीतल हल्का हंसी और बोली, मैंने पहले ही कहा था ना, तुम्हारा शरीर अब सामान्य मनुष्यों से कई गुना मजबूत है। जिस घाव को आम इंसान 3-4 महीने में भरते हैं, तुम कुछ दिनों में ठीक कर लोगे। वास्तव में अर्णव के शरीर की हेल्थ वैल्यू अब 90 तक पहुंच चुकी थी, जिससे उसकी सेल रीजनरेशन सामान्य व्यक्ति से लगभग 9 गुना तेज थी। इस रफ्तार से तो मैं 2-3 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, अर्णव ने राहत की सांस लेते हुए कहा। पर उसी के साथ उसके मन में एक अजीब कड़वाहट भी थी। अब वह समझ चुका था कि इस दुनिया में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो अब क्या चाहिए तुम्हें? शीतल ने भौं उठाते हुए पूछा। क्या मुझे गले लगाना चाहते हो? अर्णव ने आंखें घुमाते हुए कहा। मुझे मेरे गोले वापस दो। अरे, तुम्हें कैसे पता? वह खिलखिलाई। भले ही मैं बेहोश था, पर मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि तुम कोई कीमती चीज अपने पास नहीं रखोगी। आखिर मेरा तेजी से बढ़ना तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है ना? हुफ, तुम्हें मजाक करना नहीं आता, शीतल ने प्यारे अंदाज में मुंह फुलाते हुए कहा और अपने हाथ हिलाए। 3 गोलाकार वस्तुएं हवा में तैरती हुई अर्णव की गोद में आ गिरीं। अर्णव ने ईर्ष्या से उसकी ओर देखा। वह भी चाहता था कि बस हाथ हिलाएं और चीजें हवा में उड़ने लगे, लेकिन अभी वह सपना बहुत दूर था। ये चीजें कहाँ रखती हो तुम? उसने पूछा। शीतल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगली में सुनहरी अंगूठी थी, जिस पर चांदी के रहस्यमयी चिन्ह खुदे हुए थे। अरे, सगाई हो गई क्या? अर्णव ने चिढ़ाते हुए पूछा। बेवकूफ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये स्पेस स्टोरेज रिंग है। इसके अंदर बहुत बड़ा स्थान है, जहां मैं अपनी चीजें रख सकती हूँ। बिल्कुल वैसा ही जैसे उपन्यासों में होता है, अर्णव ने प्रभावित होकर कहा। मुझे भी एक चाहिए। अगर इतनी बड़ी जगह वाला चाहिए, तो भूल जाओ, शीतल ने सहजता से कहा। ये लेजेंड ग्रेट ट्रेजर है, तुम्हारे स्तर के लिए अभी असंभव। ओ, अर्णव थोड़ा उदास हुआ। उसे तो मैजिक ग्रेट ट्रेजर भी अभी तक नहीं मिला था। उसके पास जो सबसे अच्छी चीजें थी, वे रेयर ग्रेड की ही थी। शीतल ने उसकी उदासी देखकर कहा। लेकिन अगर किस्मत अच्छी रही,
तो तुम्हें कोई छोटी स्टोरेज रिंग मिल सकती है, या शायद कोई ग्रीन ऑर्ब मिले तो उससे भी बन सकती है। छोड़ो, जो है उसी में काम चला लूंगा। अर्णव ने गहरी सांस ली और अपने सामने रखी वस्तुओं की ओर ध्यान दिया। उसके सामने 3 चीजें थी, 2 ऑर्ब्स और एक स्किल स्क्रॉल। एक ऑर्ब नारंगी रंग का था, यानी रेयर ग्रेट ट्रेजर, जबकि दूसरा गहरा पीला, यानी मैजिक ग्रेट ट्रेजर। अर्णव की आंखें चमक उठीं। यह उसका पहला मैजिक ग्रेट ट्रेजर था। हालांकि अभी अभी उसने लेजेंड ग्रेट जैसी चीजों के बारे में सुना था, लेकिन उसके भीतर नई उम्मीदें जग गईं, क्योंकि अब वह जानता था कि यह दुनिया जितनी भयानक थी उतनी ही अनंत संभावनाओं से भी भरी हुई थी। हालांकि अर्णव शर्मा थोड़ा शरारती और उत्साहित महसूस कर रहा था, फिर भी उसने अपने मन को काबू में रखा। उसके सामने 2 ऑर्ब थे, एक नारंगी और एक गहरा पीला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे अच्छा तो आखिर में ही देखेंगे। है। अनुराधा, जो पास ही बैठी थी, हंसकर बोली, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हो, पता है ना? अर्णव ने हल्की मुस्कान दी, तुम मुझे विचलित मत करो। बाहर की दुनिया चाहे जितनी तबाह क्यों न हो चुकी हो, उस पल के लिए दोनों का माहौल बिल्कुल शांत और सामान्य लग रहा था, जैसे मौत का खतरा हर कोने में नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में हो। अर्णव ने नारंगी ऑर्ब को कसकर दबाया और एक हल्की सी रोशनी चमकी। जब वह रोशनी बुझी तो उसकी हथेली में एक नई वस्तु थी। ब्लेजिंग रिंग, दुर्लभ खजाना। इस अंगूठी में जलती हुई अग्नि की शक्ति निहित है। पहनने पर जादुई शक्ति +10 बढ़ती है। दिन में एक बार यह अंगूठी एक ज्वाला छोड़ सकती है, जिसे आक्रमण या रक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। लाल रंग की गहराई में चमकती अंगूठी देखकर अर्णव का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। उसने अनुराधा की ओर देखते हुए कहा, अरे मिस दानव जाति, ये क्या मामला है? क्या मतलब? अनुराधा ने आंखें झपकाईं। मतलब ये कि एक दुर्लभ ऑर्ब से ऐसा जादुई वस्तु कैसे निकला? वह उलझन में था। अनुराधा हल्का मुस्कुराई और बोली, किसने कहा कि केवल जादुई श्रेणी वाले ऑर्ब से ही जादू वाली वस्तुएं निकलती हैं? हाँ, संभावना कम होती है, लेकिन दुर्लभ खजाने से भी ऐसे आइटम मिल सकते हैं, जैसे मेरी ये स्पेस रिंग। यहाँ तक कि एक एपिक खजाने में भी ऐसा हो सकता है, बस उसकी श्रेणी कम होगी। अर्णव ने सिर हिलाया और मन ही मन बुदबुदाया, ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला। उसने गहरे पीले ऑर्ब को तोड़ा। एक चमकदार कांस्य रोशनी फैली, जिससे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद जब उसने आंखें खोली तो उसकी गोद में एक पुरानी कांस्य घंटी थी। वह जगह जगह से डेंट पड़ी हुई और टूटी फूटी लग रही थी, देखने में बेकार लग रही थी। टूटी हुई कांस्य घंटी, जादुई खजाना। एक प्राचीन घंटी जो टूट चुकी है और जिसकी रक्षात्मक शक्ति लगभग नगण्य है। पहनने पर जादुई शक्ति और मना +20 बढ़ता है। प्रभाव, जब धारक पर हमला होता है तो घंटी स्वचालित रूप से एक ढाल उत्पन्न करती है जो उपयोगकर्ता को तत्काल खतरे से बचाती है। यह प्रभाव क्षति की मात्रा के अनुसार घटता है और 24 घंटे में पुनः सक्रिय होता है। अर्णव के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, खुशी और भ्रम दोनों। उसने बुदबुदाया, छोड़ो भी, 20 जादुई शक्ति और 20 मना कोई छोटी बात नहीं। अनुराधा ने जिज्ञासावश घंटी उठाई, उसकी आंखों में हरे अक्षर चमके और फिर वह बोली, यह टूटी हुई जरूर है, पर शायद यह तुम्हें सबसे बड़ा फायदा देने वाली वस्तु होगी। ओह, अर्णव की आंखों में चमक आ गई। देखो, विकसित जीवों के सामने इसकी रक्षा क्षमता शायद कमजोर हो, लेकिन इंसानों के बीच यह तुम्हारी सबसे बड़ी सहायक होगी। अनुराधा ने रहस्यमयी मुस्कान दी, फिलहाल इतना जान लो, बाकी तुम खुद समझ जाओगे। अर्णव ने सिर हिलाया और घंटी को सावधानी से अपनी कोट की जेब में रख लिया। अब उसके पास एक नई परत की सुरक्षा थी और इस नई दुनिया में यह किसी वरदान से कम नहीं था। फिर उसने ध्यान स्क्रॉल पर लगाया। हाथी की चमड़ी, अवर्गीकृत निष्क्रिय कौशल, स्तर 5, सहन शक्ति +50 बढ़ाता है। हालांकि वह किसी शक्तिशाली कौशल की उम्मीद कर रहा था, लेकिन 50 पॉइंट्स का इजाफा छोटा नहीं था। उसने तुरंत स्क्रॉल को सक्रिय किया। ग्रे रोशनी के कण उसके शरीर में समा गए और उसकी आत्मा के भीतर एक हल्का ग्रे रून बन गया। उसे लगा कि उसका शरीर पहले से कहीं अधिक कठोर और मजबूत हो गया है। तभी उसकी दृष्टि पर हरे अक्षर चमके, विकास की शर्तें पूरी। क्या आप हाथी की चमड़ी कौशल को अगले स्तर पर विकसित करना चाहते हैं? क्या ये क्या हो रहा है? अर्णव हैरान रह गया। अनुराधा, लगता है मैं एक कौशल विकसित कर सकता हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। शायद तुमने कोई आसान शर्त पूरी कर ली होगी। ध्यान दो और देखो कि विकास की शर्त क्या है, अनुराधा ने सुझाव दिया। अर्णव ने फौरन जांच की। हाथी की चमड़ी, स्तर 5 उदास स्माइली। यह कौशल अपने अधिकतम स्तर पर है और अगले स्तर पर विकसित हो सकता है यदि निम्न शर्तें पूरी हों। सहन शक्ति 100 से अधिक, प्राकृतिक रूप से बिना किसी बाहरी सहायता के 125/100। शर्तें पूरी थी। जब उसने यह बात अनुराधा को बताई तो वह हंस पड़ी। तुम वाकई अजीब हो। तुम्हारे स्तर पर 100 पॉइंट्स पार करना बच्चों का खेल नहीं है, और तुम शायद इस ब्रह्मांड के इतिहास में पहले जीव हो जिसने कोई कौशल इतनी जल्दी विकसित किया है। अर्णव मुस्कुराया, लेकिन विनम्र रहा। उसे पता नहीं था कि अनुराधा उसकी तुलना ब्रह्मांड के सबसे महान देवताओं से कर रही थी। असल में अर्णव शर्मा को यह उपलब्धि उतनी बड़ी नहीं लगी, क्योंकि उसने कोई विशेष शक्तिशाली कौशल विकसित नहीं किया था। वह तो बस एक अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड कौशल को प्रथम श्रेणी, फर्स्ट ऑर्डर में विकसित कर रहा था।
हालांकि उसकी सहन शक्ति, स्टैमिना अब बिना किसी बाहरी सहायता के 125 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सच कहें तो उसका लगभग आधा हिस्सा हाथी की चमड़ी, एलिफेंट स्किन कौशल के कारण ही था। फिर भी सिर्फ 2 दिनों में इतनी तेजी से शक्ति में वृद्धि करना अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि थी। अनुराधा लिलिथ ने अपने जीवन में कभी किसी जीव को इतनी तेजी से विकसित होते नहीं देखा था। सिर्फ एक विचार के साथ ही अर्णव के भीतर का कौशल बदलने लगा। उसकी आत्मा में अंकित फीका ग्रे रून अचानक चमक उठा। उसके पूरे शरीर के भीतर से असंख्य बिजली जैसी रेखाएं फूट पड़ी। उसकी त्वचा झंझनाने लगी, अजीब सी लेकिन सहनीय अनुभूति के साथ। कुछ मिनटों बाद यह बिजली शांत हो गई और रून के भीतर समा गई। अब वह फीका ग्रे रून गहरे कांस्य रंग का बन चुका था। हाथी की चमड़ी, अवर्गीकृत निष्क्रिय कौशल स्तर 5 कांस्य त्वचा, प्रथम श्रेणी निष्क्रिय कौशल स्तर 1 कांस्य त्वचा, फर्स्ट ऑर्डर पैसिव स्किल स्तर 1। तुम्हारी त्वचा अब पृथ्वी पर किसी भी सामान्य जीव से कई गुना कठोर हो चुकी है। सहन शक्ति प्लस 100 बढ़ती है। अर्णव के चेहरे पर कान से कान तक मुस्कान फैल गई। अब उसकी कुल सहन शक्ति 180 हो चुकी थी। शरीर में असीम ऊर्जा दौड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी पल दुनिया को चुनौती दे सकता है। लेकिन तभी अनुराधा ने गंभीर आवाज में कहा, अब तुम्हें सावधान रहना चाहिए अर्णव। क्या? क्यों? अर्णव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। देखो, तुम्हारी सहन शक्ति अब एक सामान्य आदमी या औरत से करीब 20 गुना ज्यादा है, अनुराधा ने होठों पर मुस्कान दबाते हुए कहा। अगर कभी तुम्हारा प्रेम जागर बहुत ज्यादा भड़क गया और तुम किसी लड़की पर अपनी पूरी ताकत उतार दो तो बेचारी बुरी तरह टूट जाएगी। अर्णव का चेहरा एकदम काला पड़ गया। वह तो सोच ही रहा था कि कहीं शरीर में असंतुलन तो नहीं हो गया, और यह क्या? वह उसे किसी सेक्स मशीन की तरह सोच रही थी। दांत पीसते हुए वह बोला, कसम से एक दिन तुम्हारी ये हंसी बंद कर दूंगा। अनुराधा हंस पड़ी। हाँ, कितने दिलचस्प हो तुम। वह सचमुच पहली बार किसी इंसान को इतना मनोरंजक पा रही थी। 3 दिन बाद, जब मना जगने के 6 दिन पूरे हो चुके थे। इन 3 दिनों में अर्णव ने खुद को पूरी तरह कैफेटेरिया में बंद रखा था। दरवाजा कसकर बंद, बाकी सबसे दूरी, सिर्फ खाना और पानी, और बाकी समय अनुराधा, वह खूबसूरत रहस्यमयी सक्कुबस, से बातें करना। अब उसका शरीर सामान्य इंसान जैसा नहीं रहा था। पाचन और पुनरुत्पादन प्रणाली पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली बन चुकी थी। इन दिनों उसने सिर्फ अपने घावों को भरने पर ध्यान दिया। किसी भी तरह का विवाद न हो, इसलिए उसने रोहित से कहा था कि सारी खाने पीने की चीजें बाहर निकाल दे और सिर्फ उतना छोड़ दे जितनी उसे और आपात स्थिति में जरूरत हो। इससे वह उन अनजान लोगों से दूर रह सका जिन पर उसे भरोसा नहीं था। अब 3 दिन बाद अर्णव खड़ा हुआ, जमीन पर पैर पटके, और बोला, हम पैरों और टांगों के घाव पूरी तरह भर चुके हैं। उसने राहत की सांस ली। अब अगर फिर से कोई प्रथम श्रेणी दानव जैसा राक्षस सामने आ भी जाए तो इस बार वह बेबस नहीं रहेगा। बस एक समस्या थी, उसकी बाईं कलाई अभी भी टूटी हुई थी। लेकिन जब तक दाहिना हाथ काम कर रहा था, वह अपनी अश्वमेध तलवार एक्सोनियन स्वॉर्ड से लड़ सकता था। उसने अनुमान लगाया कि बाईं कलाई को ठीक होने में और 7 दिन लगेंगे, जो सामान्य मनुष्यों की तुलना में बहुत तेज था। जहां किसी आम आदमी को 2-3 महीने लगते, वहां उसे बस 1 हफ्ता। चलो देखते हैं बाहर क्या हाल है। और हाँ, एक हिसाब भी चुकाना है। उसकी आंखों में ठंडा इरादा चमका। 3 दिन बाद पहली बार उसने कैफेटेरिया का दरवाजा खोला। पीछे से अनुराधा ने चुलबुले अंदाज में कहा, जब तुम गुस्से में आते हो ना, बहुत हॉट लगते हो। 3 दिन पहले की तुलना में अब जिम्नेजियम का माहौल और भी उदास हो चुका था। छात्रों और शिक्षकों की उम्मीदें धीरे धीरे बुझने लगी थी। अर्णव द्वारा लाई गई दवाइयां, सर्दी जुकाम और बुखार की, अनुराधा और अन्य शिक्षकों ने बांट दी थी। बीमार लोग अब बेहतर थे और जो बीमार पड़ने वाले थे वे भी बच गए। सभी को खाना मिल रहा था, भले ही अब कोई विलासिता न बची थी, लेकिन दिन में 3 भोजन किसी चमत्कार से कम नहीं थे। फिर भी आशा डगमगा रही थी, क्योंकि अब तक न सेना आई, न पुलिस। कोई सायरन नहीं, कोई समाचार नहीं। टीवी चैनल बंद, रेडियो और मोबाइल सिग्नल भी गायब। जब अर्णव 3 दिन बाद बाहर निकला, कई लोगों ने उसे देखकर राहत की सांस ली। कम से कम समूह की शक्ति फिर बढ़ी है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान हुई अनुराधा गुप्ता। उसकी ठंडी सी आवाज में भी अब कुछ भाव थे। क्या तुम्हारे जख्म अब ठीक हो गए? यह सुनकर रोहित तक हक्का बक्का रह गया। क्या? अनुराधा चिंतित थी। वह तो सोच भी नहीं सकता था। अभी कुछ दिन पहले तक वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उसके मन में सवालों की झड़ी लग गई। दरअसल अनुराधा ने यह सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से अर्णव के जलने वाले घाव देखे थे। वह मान चुकी थी कि ऐसे घावों को भरने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। लेकिन अब 4 दिन में ही वह बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, मानो कभी घायल हुआ ही न हो। अनुराधा के मन में बस एक विचार आया, आखिर यह इंसान है या कोई अमर राक्षस? मेरे जख्म अब पूरी तरह ठीक है। पूछने के लिए धन्यवाद। अर्णव शर्मा ने अपने सामने खड़े लोगों के चेहरे देखे और फिर अनुराधा गुप्ता की ओर देखकर शांत स्वर में उत्तर दिया। जब अनुराधा ने उसकी आवाज और भाव से यह सुनिश्चित कर लिया कि वह सचमुच ठीक हो चुका है, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। अच्छा, समझ गई,
उसने सिर हिलाया और फिर बिना कुछ कहे रोहित की ओर देखा। रोहित, जो एक कुशल धनुर्धर था, उसकी नजर समझ गया और धीरे धीरे स्थिति समझाने लगा। पिछले 3 दिनों में जब तुम आराम कर रहे थे, तब जिन लोगों के शरीर का तापमान गिरने से हालत बिगड़ रही थी, वे सब कैफेटेरिया के हीटर और व्यवस्था की वजह से काफी सुधर गए हैं। इसके लिए हम सब तुम्हारे आभारी हैं। उसने ईमानदारी से कहा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर चिंता छा गई। लेकिन अब एक और समस्या सामने आ रही है। अर्णव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने हल्का सा सिर हिलाया और खुद ही आगे बोला, खाना खत्म होने लगा है, सही कहा ना? बिल्कुल सही। रोहित ने गहरी सांस ली और झुंझलाते हुए अपने सिर पर हाथ फेरा। हमने किसी को भूखा नहीं रखा ताकि माहौल और बिगड़े नहीं। पर अब राशन का आखिरी हिस्सा भी लगभग खत्म हो गया है। हम बस कल तक चल सकते हैं। तभी अजय पांडे, जो अब तक चुपचाप अपने भारी हथौड़े के साथ खड़ा था, बीच में बोला, तो फिर बाहर जाकर खाना ले क्यों नहीं आते? वो ज़ॉम्बी बहुत धीमे हैं और वो कुत्ते बिल्लियां भले तेज हों, पर बेवकूफ हैं। अगर सब मिलकर चले तो दिक्कत नहीं होगी। रोहित ने सिर झुकाकर कहा, असल में अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। हमें विश्वविद्यालय के रेस्टोरेंट्स में जाकर कुछ खाना ढूंढना ही पड़ेगा। भोजन एक ऐसी चीज थी जिसके बिना कोई जीव नहीं टिक सकता था। यहाँ तक कि विकसित, इवॉल्व लोग भी शरीर की जरूरतें पूरी करने के लिए खाना खाते थे। बिना भोजन के शरीर कमजोर हो जाता है और भूख से उत्पन्न अराजकता सबसे भयानक होती है। उसी वक्त शीतल सेन, वही लड़की जो अर्णव से प्रलय की शुरुआत में मिली थी, हिम्मत जुटाकर बोली, अगर हो सके तो कपड़े भी ले आए क्या? नहाने के लिए तो पुरुष और महिला के अलग अलग बाथरूम हैं, पर अब लगभग एक हफ्ते से एक ही कपड़े पहनकर रहना थोड़ा असहनीय हो गया है। हाँ, कपड़े भी लाने होंगे। अनुराधा ने तुरंत सहमति जताई। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। हालांकि उसका सफेद ड्रेस और चांदी जैसे बाल उसे किसी परी जैसा बना रहे थे, लेकिन अंदर से वह भी बेचैन थी। 6 दिनों से एक ही कपड़े पहनना किसी के लिए सुखद नहीं। अर्णव ने हल्के से मुंह बनाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। वह खुद भी अब इस गंदे एहसास से परेशान था, तो बाकी लोगों, खासकर महिलाओं की तो बात ही अलग थी। शीतल ने राहत की सांस ली जब किसी ने उसके सुझाव का विरोध नहीं किया। फिर माहौल थोड़ा शांत हुआ तो अर्णव ने मौका पाकर पूछा, वैसे सेना, सरकार, पुलिस, कोई खबर नहीं अब तक? यह सुनकर सभी की नजरें रोहित पर टिक गईं। अजय, शीतल और कुछ अध्यापक भी प्रतीक्षा में थे। कुछ नहीं। रोहित ने सिर हिलाया, किसी को हैरानी नहीं हुई। लेकिन तभी एक चश्माधारी अध्यापक घबराए स्वर में बोले, रोहित बेटा, तुम्हारा परिवार तो सेना से जुड़ा है ना? तुम्हारे पिता तो रेजिमेंटल कमांडर हैं। क्या तुम्हारे लिए भी कोई मदद नहीं आई? यह सुनकर अर्णव की भौहें उठ गईं। सेना से जुड़ा परिवार? रेजिमेंटल कमांडर? उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहित का इतना प्रभावशाली पृष्ठभूमि होगा। वह अनायास ही अनुराधा की ओर देखने लगा। अगर रोहित का परिवार इतना शक्तिशाली है, तो शायद अनुराधा का बैकग्राउंड भी इससे कम नहीं होगा। रोहित के चेहरे पर हल्की उदासी आई, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, मुझे भी उम्मीद थी कि मेरे परिवार के लोग किसी तरह यहाँ तक पहुंचेंगे। लेकिन लगता है हालात हमारी सोच से कहीं ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? अध्यापक की आवाज टूट गई। अगर रोहित जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को भी उसके परिवार ने अपने हाल पर छोड़ दिया, तो बाकी आम लोग क्या उम्मीद करें? कुछ क्षणों के लिए पूरा जिम्नेजियम निराशा में डूब गया। सिर्फ 2 लोग शांत रहे, अनुराधा, जो हमेशा की तरह ठंडी भाव से खड़ी थी, और अजय पांडे, जो चारों ओर लापरवाही से देख रहा था। अर्णव का चेहरा भी थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन उसकी चिंता सेना या सरकार के लिए नहीं थी। वह अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। अगर बाहर की स्थिति इतनी बुरी है, तो क्या उसके घरवाले अब भी जिंदा होंगे? उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं। उसने बाईं कलाई के दर्द को नजरअंदाज करते हुए मुट्ठियां भींच ली। हर बार जब परिवार का ख्याल आता, उसका दिल किसी भारी पत्थर से दबने लगता। लेकिन जितनी भी इच्छा थी भागकर घर जाने की, वह ऐसा नहीं कर सकता था। वह जानता था बाहर कितने खतरनाक जीव मंडरा रहे हैं, और वह अभी इतना शक्तिशाली नहीं कि सबको अकेले चुनौती दे सके। तभी उसने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, तो चलो। जितना खाना मिल सकता है ढूंढ लाते हैं, लेकिन अब कुछ चीजें बदलेंगी। सभी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों की ठंडक और आवाज का वजन अब पहले से कहीं ज्यादा था। पहले उसकी उदासीनता बस एक स्वभाव थी, अब उसमें कठोरता थी। अनुराधा ने भौहें चढ़ाई, क्या मतलब है तुम्हारा? अर्णव ने उसकी ओर देखा और साफ शब्दों में कहा, अब से जो लोग किसी भी तरह मदद नहीं करना चाहते, उन्हें सिर्फ इतना खाना मिलेगा कि वे मरे नहीं। मैं अब किसी परजीवी को अपने साथ नहीं ढूंढूंगा। अगर कोई सचमुच इस नर्क से निकलने की कोशिश नहीं करना चाहता, तो मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहूंगा। मैं उन लोगों के साथ आगे बढ़ूंगा जिनमें जीने की इच्छा है, बाकी सब पीछे रह जाए। अनुराधा के पास खड़ी, लेकिन बाकी सबको अदृश्य, शीतल सेन, लिलित, शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक आई और होठों पर हल्की मुस्कान। यह परिवर्तन, पहला बड़ा बदलाव था अर्णव शर्मा में। अब वह सिर्फ दया से नहीं, उद्देश्य से चलने लगा था। उसने कई लोगों को बचाया था, लेकिन अगर कोई उसकी दया का फायदा उठाने की कोशिश करता, तो वह उन्हें बिना झिझक पीछे छोड़ देता, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले उसका परिवार था। शीतल की चिंता बस एक थी, अगर उसका परिवार अब जीवित न रहा, तो क्या वह अपना जीने का कारण खो देगा?
वह जानती थी उसे गिरने नहीं देना है। तभी अजय पांडे ने जोर से कहा, रुको जरा, क्या तुम पागल हो गए हो? अर्णव ने बिना किसी हड़बड़ी के उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, और तुम कौन हो? मैंने जो कहा वो आदेश है, राय नहीं। अब चीजें मेरे तरीके से चलेंगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। अर्णव शर्मा के शब्द सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया, चाहे शिक्षक हो या छात्र। इस छोटी बैठक में मौजूद सभी लोग जो अपनी राय देने के योग्य थे, वे सब बिना किसी हाव भाव के सीधे उसकी ओर देखने लगे। अनुराधा गुप्ता की भौहें सिकुड़ गईं। उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका दिमाग जैसे कोई सुपर कंप्यूटर हो। उसने पल भर पहले की सारी बातें याद की और फिर उसकी आंखों में हल्की चमक आई, जैसे उसने सब समझ लिया हो। हमेशा शांत रहने वाला रोहित भी इस बार सांस रोक कर रह गया। उसने अर्णव की तरफ ऐसे देखा जैसे सामने कोई परग्रही खड़ा हो। अब तक भले ही वे बहुत ज्यादा समय साथ नहीं बिताए थे, लेकिन रोहित ने अर्णव को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना था जो भीड़ से ज्यादा अकेले रहना पसंद करता है और सामान्यतः बहुत संयमी रहता है। इसलिए जब उसने अर्णव को इस तरह पागलपन और अहंकार से भरे शब्द बोलते देखा, तो वह समझ ही नहीं पाया कि कैसे प्रतिक्रिया दे। इसके अलावा उसने तो अजय पांडे की ताकत देखी थी, जब प्रलय के पहले दिन सोल रिकॉर्ड धरती पर आया था। उस दिन अजय के एक हथौड़े के प्रहार से एक ज़ोंबी का शरीर चिथड़ों में बदल गया था। कितना घमंड है तुझमें, लड़के। अजय की आंखें किसी गुस्से से भरे सांड की तरह चौड़ी हो गईं। उसकी दाढ़ी कांपी और उसने अर्णव को इस तरह देखा जैसे वह अभी उस पर टूट पड़ेगा। अजय ने पहले भी अर्णव की गति देखी थी जब उसने ज़ोंबी के सिर काटे थे। वह तेज था, लेकिन अजय को यकीन था कि इतनी दूरी पर वह बस हाथ बढ़ाकर उसे चींटी की तरह कुचल सकता है। इतनी थी उसकी अपनी ताकत पर भरोसा। अर्णव की आंखों में ठंडक की झलक थी जब उसने उस छोटे से दैत्य समान आदमी को देखा। उसका मन इस समय बहुत भारी था। जैसे इतना काफी नहीं था, उसकी बाईं बांह अब भी दर्द कर रही थी। और उसके परिवार की हालत कैसी होगी, भूख, प्यास या किसी और मुसीबत में, वह नहीं जानता था। अगर यह आदमी बातों से नहीं समझेगा तो शायद थोड़ा दर्द उसे भय का अर्थ समझा देगा। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि एक ठंडी लेकिन खूबसूरत आवाज ने उसे रोक दिया। ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। सभी लोग अनुराधा गुप्ता की ओर आश्चर्य से देखने लगे। यहाँ तक कि अर्णव भी चौंक गया कि यह महिला इतनी आसानी से बिना बहस किए उसकी बात मान गई। अनुराधा, तुम जानती हो क्या कह रही हो? रोहित ने चकित होकर कहा। वह बचपन से उसे जानता था और सबको मालूम था कि वह उससे प्रेम करता है। वह जानता था कि अनुराधा समझदार और तार्किक है, इसलिए वह नहीं समझ पा रहा था कि उसने यह जोखिम भरा विचार क्यों स्वीकार किया। अनुराधा ने धीरे से सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। वहां मौजूद लोगों में केवल उसी ने महसूस किया था कि अर्णव का मूड बहुत नीचे जा चुका है और अगर उसने ठीक समय पर बीच में नहीं बोला होता तो मामला हाथ से निकल सकता था। इस समय उन्हें किसी आंतरिक झगड़े की नहीं, एकता की जरूरत थी। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन तुम्हें यह विस्तार से समझाना होगा कि तुम्हारा मतलब क्या है, अनुराधा ने शांत स्वर में कहा। अभी सबका मनोबल बहुत गिरा हुआ है। दुनिया की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अगर हम उन्हें अचानक कह देंगे कि अब खाना कम मिलेगा तो कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। अर्णव ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और बोला, बिल्कुल, मेरा मतलब यह नहीं कि सबको अचानक लड़ने का साहस आ जाएगा। मैं जानता हूं कि यह अव्यावहारिक है। वहां मौजूद शिक्षक रोहित और काजल सिंह, CAI जिंगी का भारतीय नाम, ने चैन की सांस ली। अजय ने बस नाक से हवा निकाली और चुपचाप खड़ा रहा। अनुराधा ने इशारे से अर्णव को आगे बोलने को कहा। अगर अर्णव सभी को जबरदस्ती लड़ने पर मजबूर करता तो वह भी उसे रोकने की सोचती। आखिर हर कोई जान गंवाने को तैयार नहीं था। इंसान का मन अभी तक नई दुनिया के अनुकूल नहीं हुआ था। अर्णव ने आगे कहा, मेरा विचार सरल है। जब हम भोजन ढूंढेंगे तो जो लोग लड़ नहीं सकते, शिक्षक और छात्र, वे खाना उठाने और लाने में मदद करेंगे। कपड़े या उपयोगी वस्तुएं ढूंढते समय भी वही मदद करेंगे। हमें कुछ बिस्तर भी जुटाने चाहिए। संक्षेप में, जो लोग लड़ नहीं सकते लेकिन खाना चाहते हैं, वे रसद और सहयोग का काम करेंगे। थोड़ी देर चुप्पी के बाद रोहित ने कहा, मुझे यह विचार अच्छा लगा। मुझे भी मंजूर है, अनुराधा ने सिर हिलाया। अंततः सभी ने अर्णव का प्रस्ताव मान लिया। कुछ असंतुष्ट थे, लेकिन जब 4 में से 3 योद्धा सहमत हो गए तो बाकी के पास कोई विकल्प नहीं रहा। जब नए नियमों की घोषणा हुई तो कई लोगों ने ऊंची आवाज में विरोध किया, कुछ ने गालियां भी दी। लेकिन जब अर्णव ने साफ कहा कि जो लोग सहमत नहीं है वे समूह छोड़ दे, सबकी बहादुरी गायब हो गई। कोई भी सुरक्षा छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था, वह तो मौत बुलाने जैसा था। अर्णव ने एक नजर भीड़ पर डाली। 100 से ज्यादा लोग थे और उसके मन में एक विचार आया। थोड़ा झंझट तो था, लेकिन लंबी अवधि में यह उसके परिवार को ढूंढने में मदद करेगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, मुझे पता है कि तुममें से कई लोग ज़ोंबी के खरोंचने से डरते हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वे ज़ोंबी तुम लोगों से भी धीमे हैं। सोचो, हमारे जैसे जिनकी ताकत बढ़ चुकी है, उनके लिए तो वे और भी आसान शिकार हैं। लोगों की आंखों में कुछ उम्मीद की झलक दिखी। सच में, ज़ोंबी धीमे होते हैं और सावधानी बरती जाए तो कोई भी सामान्य व्यक्ति एक ज़ोंबी को मार सकता है। फिर भी डर इंसान का सबसे गहरा भाव है। और अर्णव की अगली बात ने सबको झकझोर दिया। मैं खुद ज़ोंबी का शिकार करूंगा। उनके हाथ
पैर तोड़ दूंगा, उनके जबड़े कुचल दूंगा। तुम्हें बस साहस चाहिए, हथियार उठाओ और उन्हें खत्म करो। फिर उनकी सोल पावर लेकर तुम खुद को मजबूत बना सकते हो। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कई लोग लालायित दिखे। आखिर जब ज़ोंबी के हाथ पैर और दांत ही नहीं होंगे तो डर किस बात का? लेकिन डर फिर भी बड़ा होता है। 20 साल तक सुरक्षित कानून के भीतर पले लोग अब हथियार उठाने से डरते थे। उनसे लड़ने को कहना ऐसे था जैसे किसी को दोपहर में सड़क पर नंगा चलने को कहना, सुनने में आसान, करने में असंभव। लेकिन यह लोग भूल गए थे कि अब पुरानी दुनिया खत्म हो चुकी थी। अब सुरक्षा जैसी चीज बस एक भ्रम थी। दुर्भाग्य से जब तक यह सच वे समझेंगे बहुत देर हो जाएगी। अजय पांडे बाहें मोड़कर खड़ा था, चेहरे पर तिरस्कार। रोहित शांत था, मानो कुछ फर्क ही न पड़ता हो। अनुराधा गुप्ता की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह आसपास की महिलाओं की ओर देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। अगर तुम सब इतने डरपोक हो तो अपनी जिंदगी कूड़े की तरह जीते रहो। अर्णव ठंडी नजरों से बोला और मुड़ने ही वाला था कि एक कोमल आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। अर्णव ने देखा, वह थी काजल सिंह, जो हमेशा शर्मीली और डरपोक थी, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा गंभीर था। उसने हल्के से दांत भींचे और बोली, कृपया मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी ज़ोंबी मारना चाहती हूँ। काजल समझदार थी। उसे पता था कि अगर वह खुद मजबूत नहीं बनी तो यह दुनिया उसे ज्यादा दिन नहीं छोड़ने वाली। फिर जैसे किसी शांत झील में पत्थर गिरा हो, हलचल फैल गई। मैं भी चलूंगा। एक दुबलापतला चश्माधारी 19 वर्षीय युवक खड़ा हुआ। मैं भी लेवल बढ़ाना चाहता हूँ। एक और युवा आगे आया, मैं भी जाऊंगी। एक झाईदार चेहरा वाली लड़की कांपते हुए भी आगे बढ़ी। केवल 4 लोग, लेकिन फिलहाल यह काफी था। अर्णव मुस्कुराया। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की चमक थी। कभी कभी इंसान को बस एक छोटा सा धक्का चाहिए, और वही धक्का उन्हें बदलने के लिए काफी होता है। यहाँ 2 लड़कियां हैं जिनमें खड़े होकर आगे आने का साहस है, लेकिन तुम लोग जो खुद को मर्द कहते हो, एक कदम बढ़ाने की हिम्मत भी नहीं रखते। अर्णव शर्मा ने छात्रों और वहां मौजूद शिक्षकों की तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसके शब्द सुनते ही जो पुरुष छात्र और शिक्षक अब तक चुपचाप खड़े थे, उनके चेहरे ऐसे लाल हो गए मानो सारा खून सिर में चढ़ गया हो। फिर भी किसी में न तो उसे जवाब देने की हिम्मत थी, न आगे बढ़ने की। वहीं दूसरी ओर जो 2 छात्र आगे आए थे, उन्होंने अपनी पीठ और ज्यादा सीधी कर ली। यहाँ तक कि चश्मा पहने पतले दुबले छात्र ने भी उनसे ज्यादा साहस दिखाया, जिनके शरीर मजबूत थे। अर्णव ने अब इन लोगों पर वक्त बर्बाद नहीं किया। उसे पता था ये लोग जल्द ही उस मौके के छूट जाने पर पछताएंगे। क्या अब हम लोग राशन की तलाश में निकल सकते हैं? अर्णव ने बाकी 3 नेताओं की तरफ देखा और पूछा। मुझे कोई ऐतराज नहीं, रोहित ने सिर हिलाया और अपना धनुष उठाया। अनुराधा गुप्ता बिना कुछ बोले खड़ी हुई और दरवाजे की ओर बढ़ गई। अजय पांडे बस नाक से आवाज निकालकर अपना हथौड़ा उठाया और बिना बोले उनके पीछे चल दिया, अब भी भीतर से गुस्से में उबलता हुआ। अर्णव ने उन 4 छात्रों की ओर देखा जो उसके साथ जाने के लिए तैयार थे और बोला, तुम चारों मेरे पीछे चलो। तुम्हें अभी कुछ उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मन को तैयार रखो जो आगे आने वाला है। चारों ने तुरंत सिर हिलाया। फिर अर्णव आगे बढ़ा और चारों छात्र उसके पीछे पीछे निकल पड़े। सभी लोग अनुराधा दीदी और बाकी शिक्षकों के साथ रहें। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि सबकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। टीचर शीतल सेन ने ताली बजाते हुए सबको उत्साहित करने की कोशिश की। दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर के बाहर अर्णव शर्मा, रोहित, अनुराधा गुप्ता और अजय पांडे चारों अब सतर्क नजरों से आगे बढ़ रहे थे, 20 से अधिक छात्रों को सुरक्षा घेरा बनाकर ले जाते हुए। 100 से ज्यादा लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित रखना आसान नहीं था। हर मोड़ पर खतरा छिपा था। धीमे चलने वाले ज़ॉम्बी तो बस छोटी समस्या थे, असली डर उन उच्च स्तरीय म्यूटेंट जानवरों और रूपांतरित कीड़ों का था जिनका सामना करने की हिम्मत इन चारों के सिवा किसी में नहीं थी। इसलिए इस बार उन्होंने सिर्फ 20 लोगों को ही साथ लिया था, जो भोजन इकट्ठा करने में मदद करेंगे। शर्मीली लेकिन समझदार काई जिंगई, अब काजल मिश्रा ने उन सबका नाम दर्ज किया जो काम करने को तैयार थे लेकिन मौका नहीं पा सके। वे अगली बार बाहर जाएंगे और फिलहाल उन्हें भरपेट भोजन दिया जाएगा। जो काम नहीं करेंगे उन्हें बस जिंदा रहने लायक खाना मिलेगा। दुनिया बदल चुकी थी। अब पुराने नियम नहीं चलते थे। धीरे धीरे सबको नए हालातों के अनुसार ढलना ही होगा। चारों नेता अलग अलग दिशा में थे। अजय पांडे आगे थे, जब भी कोई ज़ॉम्बी पास आता उनका एक ही वार उसे चूर कर देता। अनुराधा गुप्ता दाएं ओर थी। उनके बर्फीले हमले इतनी खूबसूरती से ज़ॉम्बी का दिमाग भेदते कि जमीन पर खून की एक बूंद भी नहीं गिरती। रोहित पीछे थे। उनके तीर ज़ॉम्बी की भौहों के बीच लगते और वे बिना शोर किए गिर पड़ते। अर्णव शर्मा बाएं तरफ था, सावधानी से हर कोने को देखता हुआ। एक ज़ॉम्बी लंगड़ाते हुए एक इमारत से बाहर निकला। अर्णव ने हल्के से सिर हिलाया, वाकई बहुत धीमे हैं। उसकी नजर में ये प्राणी अब बस रेंगती कछुए थे, लेकिन छात्रों के लिए ये भय का जीवित रूप थे। ज़ॉम्बी के खून से सने दांत और सड़ते शरीर को देखकर कई छात्र डर से कांपने लगे। कुछ तो धीमे धीमे रोने लगे। कौन पहले कोशिश करेगा? अर्णव ने 4 छात्रों, काजल मिश्रा और 3 अन्य की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, मैं उन्हें कमजोर कर दूंगा। तुम्हें बस आखिरी वार करना है। मौका ऐसा बार बार नहीं मिलेगा। सभी चुप रहे। डर ने उनके पैरों को जकड़ लिया था।
तभी चश्मा पहने दुबले छात्र ने हाथ उठाया। मुझे करने दीजिए पहले। अर्णव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सौरभ मिश्रा, उसने जवाब दिया। भाई साहब, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? अर्णव ने हल्की भौहें उठाई। बोलो, क्या बात है? सौरभ ने गहरी सांस ली। उसकी नजर ज़ॉम्बी पर टिक गई। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी तलवार दें। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, बिना किसी मदद के। समूह में सन्नाटा छा गया। कई लोग उसे हैरानी और दया की नजरों से देखने लगे। इतना दुबला आदमी और इतना बड़ा शेर बनने चला है। कई पुरुष, जिन्हें अर्णव ने पहले अपमानित किया था, मन ही मन मुस्कुराए। ठीक है, अर्णव ने शांत स्वर में कहा, अगर तेरे अंदर इतना साहस है तो खुद ही कर। उसने रूणों से चमकती तलवार सौरभ की ओर बढ़ा दी। सौरभ ने जैसे ही तलवार थामी, उसके शरीर में ताकत की एक लहर दौड़ गई। उसका कमजोर शरीर अब किसी भी मजबूत इंसान को चुनौती देने लायक महसूस कर रहा था। ज़ॉम्बी अब 10 मीटर से भी कम दूर था। सौरभ ने दांत भींचे। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसने कदम आगे बढ़ाया। अर्णव ने उसे गहरी निगाह से देखा। वह जानता था, यह वही क्षण है जब एक साधारण लड़का या तो मर जाएगा या पहली बार असली इंसान बन जाएगा। क्या विवेक तिवारी डर गया था? बिल्कुल, वह साफ तौर पर डरा हुआ था। लेकिन उसने अपने भीतर उठी घबराहट को काबू में किया और पीछे हटने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को जबरदस्ती दबाया। उसका पूरा शरीर, हर कोशिका, उससे पीछे हटने की विनती कर रही थी, जहां उसे सुरक्षा मिलती। वह महसूस कर सकता था कि बाकी बचे लोगों की निगाहें उसकी पीठ में चुभ रही थी। किसी की नजरों में दया, किसी में उपहास, किसी में अविश्वास, किसी में आश्चर्य। लेकिन फिर भी वह डटा रहा। उसने यह सब क्यों सहा? असल में वजह बहुत साधारण थी, शायद दूसरों के लिए मामूली भी। वह बस एक बार सिर ऊंचा करके जीना चाहता था। बचपन से ही उसके कमजोर शरीर और साधारण चेहरे की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते रहे थे। मेहनती परिवार से आने वाले विवेक तिवारी की एक ही इच्छा थी कि उसके माता पिता कभी उस पर गर्व कर सकें। अब जब दुनिया ही बदल चुकी थी, वह भी अपनी जिंदगी बदलने का सपना देख रहा था। अगर उसके माता पिता अभी भी जिंदा थे, तो वह चाहता था कि वह उन्हें ऐसी सुरक्षा दे सके जिस पर वे भरोसा कर सकें। अब जब अर्णव शर्मा जैसा शक्तिशाली व्यक्ति उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा चुका था, तो विवेक किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जैसे जैसे वह ज़ॉम्बी उसके पास आता गया, विवेक ने महसूस किया कि उसके पैर कांप रहे हैं। फिर भी उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा और ज़ॉम्बी की हर हरकत को ध्यान से देखने लगा। अर्णव शर्मा की वजह से पूरी टोली को कुछ देर रुकना पड़ा और सबका ध्यान बाईं और चल रहे दृश्य पर चला गया। अब क्या करें? अजय पांडे ने झुंझलाकर कहा। रोहित हंसे या रोए, यह सोच नहीं पा रहा था। अर्णव की यह हरकत सबको ऐसी जगह रोक रही थी जहां किसी भी समय हमला हो सकता था। केवल एक व्यक्ति था जो अर्णव की शांति का असली कारण जानती थी, अनुराधा गुप्ता। 3 दिन पहले उसी ने अर्णव की जान बचाई थी और वह जानती थी कि इसी इलाके के पास वह जगह थी जहां वह विशाल बीटल मरा पड़ा था। पास के सभी खतरनाक जीव या तो बीटल के नीचे कुचल गए थे, या अर्णव ने उनका सिर काट दिया था, या फिर अनुराधा ने उन्हें जमाकर नष्ट कर दिया था। अब बस कुछ बचे खुचे ज़ॉम्बी ही इधर उधर घूम रहे थे। करीब 2 मिनट तक चक्कर लगाने के बाद विवेक थोड़ा शांत हुआ और उसे एहसास हुआ कि अर्णव सही था। ये ज़ॉम्बी वास्तव में बहुत धीमे थे। अचानक विवेक दाईं ओर दौड़ा, जिससे ज़ॉम्बी भी धीरे धीरे मुड़ा। लेकिन यह तो बस छलावा था। वह तुरंत बाईं ओर गया, जिससे ज़ॉम्बी एक पल को भ्रमित हो गया। उसने अपनी तलवार ऊपर उठाई और पूरी ताकत से नीचे वार किया, डर भगाने के लिए चिल्लाते हुए। हालांकि वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया, इसलिए वार ज़ॉम्बी के सिर पर नहीं, बल्कि उसके हाथ पर पड़ा। फिर भी वह खुश था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर थोड़ा सावधान रहा जाए तो ये बेदिमाग ज़ॉम्बी इतने खतरनाक नहीं है। कमजोर पक्ष का फायदा उठाते हुए विवेक ने पीछे से वार किया और बिना ज्यादा कौशल के ही ज़ॉम्बी का सिर काट दिया। आपको स्तर 3 के सामान्य ज़ॉम्बी की आत्मा शक्ति प्राप्त हुई है। सहन शक्ति +3। आप स्तर 2 पर पहुंच गए हैं। आपको 2 स्टेटस पॉइंट मिले हैं। ज़ॉम्बी का शरीर गिरते ही हरी रोशनी उसकी आंखों के सामने चमकने लगी। बधाई हो, अब तुमने विकास के मार्ग पर कदम रख दिया है। अर्णव शर्मा की आवाज ने उसे होश में लाया। मैं सच में कर दिखाया? विवेक ने पूछा। अर्णव हल्के से मुस्कुराया। अगर तुमने नहीं किया तो कौन? मैंने किया। हाँ, मैंने अपना पहला ज़ॉम्बी मार गिराया। विवेक खुशी से चिल्लाया, बिना इस बात की परवाह किए कि उसकी आवाज और राक्षसों को आकर्षित कर सकती है। बाकी लोग बस चुपचाप उसे देख रहे थे। अब उनमें से किसी के चेहरे पर तिरस्कार नहीं था, सिर्फ आश्चर्य था। कुछ देर बाद विवेक ने जमीन से एक सफेद स्क्रॉल उठाया और झिझकते हुए अर्णव के पास गया। भाई अर्णव, यह स्किल मैं आपको देना चाहता हूँ। मुझे? अर्णव चौंका। स्टेल्थ प्रथम स्तर की सक्रिय कला आपकी उपस्थिति कुछ हद तक मिट जाती है। शरीर की गंध और दिल की धड़कन की आवाज कमजोर पड़ जाती है। इसे सक्रिय करने में 10 मना और हर मिनट 4 स्टेमिना लगती है। निष्क्रिय होने के बाद 20 मिनट का कूल डाउन समय रहता है। अर्णव ने स्क्रॉल उसे लौटाते हुए कहा। नहीं, यह तुम्हारा है। मैं किसी का हक नहीं छीनता, लेकिन मुझे ऐसे आभारी लोग पसंद है। बस कोशिश करना कि यह भावना कभी खत्म न हो। विवेक ने सिर हिलाया। भाई अर्णव, मेरे माता पिता ने सिखाया है, एहसान का बदला एहसान से देना चाहिए। यह आपका बहुत बड़ा उपकार है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अर्णव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा।
अभी आराम करो और अपने पॉइंट्स एजिलिटी, फुर्ती और स्टैमिना, सहन शक्ति में लगाओ। इस तरह तुम एक बेहतरीन असैसिन बन सकते हो। विवेक ने वैसे ही किया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। तुम तो दिमाग के खिलवाड़ करने वाले हो, लिलिथ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में प्रशंसा की चमक थी। पहले डर दिखाओ, फिर शर्मिंदगी से आगे बढ़ने पर मजबूर करो और आखिर में सम्मान दो। हाँ अर्णव, दीदी को तुम अब और ज्यादा पसंद आने लगे हो। अर्णव हल्का मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। वह जानता था, हाँ, यह सब एक तरह की मानसिक रणनीति थी, लेकिन अगर उसे इस नई दुनिया में बचना था तो उसे ऐसे ही अपने साथियों को बनाना होगा। जल्द ही टोली आगे बढ़ी। कई और ज़ॉम्बी रास्ते में आए, लेकिन अब मुख्य योद्धाओं ने उन्हें आसानी से संभाल लिया। कुछ देर बाद वे कुछ ढही हुई इमारतों के पास पहुंचे, मानो रात भर में भूकंप आया हो। सबके चेहरे पर डर था। आखिर ऐसी तबाही किस चीज ने मचाई होगी? यहाँ तक कि वे सामान्य और असहाय बचे लोग ही नहीं, बल्कि रोहित और अजय पांडे जैसे प्रशिक्षित लड़ाके भी तब सन्न रह गए जब उन्होंने सामने हर आकार प्रकार के मलबे को बिखरा देखा। पूरा इलाका ऐसा लग रहा था मानो कई बम एक साथ फटे हों और आसपास की इमारतों की नींव तक उड़ा दी हो। ये यहाँ क्या हुआ? रोहित बड़बड़ाया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इस भयानक सन्नाटे में सबने साफ साफ सुन ली। घबराने की जरूरत नहीं, अर्णव शर्मा ने शांत स्वर में कहा और आगे बढ़ गया। घबराने की जरूरत नहीं। रोहित ने अविश्वास से उसकी पीठ की ओर देखा। उसे लगा जैसे अर्णव पागल हो गया हो। अगर यह चिंता की बात नहीं थी तो आखिर किस बात की चिंता करनी चाहिए? लेकिन तभी अनुराधा गुप्ता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, चलो आगे बढ़ते हैं, सब ठीक रहेगा। रोहित के पास कुछ कहने को नहीं बचा। क्या उसकी बचपन की दोस्त भी अब बदल गई थी? वास्तव में अनुराधा बदल नहीं रही थी। वह बस नई दुनिया के नियमों को सीख रही थी और उसी के हिसाब से खुद को ढाल रही थी। युद्धरत लोगों की सुरक्षा में अब सबको मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ा। चाहे मन में डर हो, पर वे पीछे नहीं रह सकते थे, क्योंकि अकेले उनके पास जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी। हे भगवान, वो डरावनी चीज क्या है? भृंग? इतना बड़ा भृंग कैसे हो सकता है? जब 20 से ज्यादा लोगों की टोली उस जगह पहुंची जहां पहले क्रम का जलता हुआ भृंग मृत पड़ा था, तो चाहे वह रोहित, अजय पांडे जैसे प्रशिक्षित लोग हों या सामान्य छात्र, सबके मुंह खुले रह गए। वह प्राणी 3 मीटर से भी ऊंचा था, मानो मांस का कोई छोटा सा भवन हो। उसका विशाल सींग और लंबी टांगे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, सोचकर ही कि कोई ऐसी चीज इंसानों पर हमला करे तो क्या होगा। आखिर कौन सा राक्षस होगा जिसने इसे मार गिराया? अजय पांडे बुदबुदाया और हाथ बढ़ाकर उस भृंग के कवच को छूने की कोशिश की। वह ठंडे धातु जैसा महसूस हो रहा था। लगता है जिसने इसे मारा उसने इसका सिर लगभग आधा काट दिया। रोहित ने सूखे खून की धारें देखकर कहा। अनुराधा कुछ नहीं बोली। वह बस शांत खड़ी उस विशाल भृंग को देखती रही। वह जानती थी कि यह काम उसी युवक का है जो उससे भी छोटा था, अर्णव शर्मा। मुझे तो ये जानने में दिलचस्पी है कि जिसने इतने बड़े राक्षस को हराया, क्या वो बिस्तर में भी इतना ही राक्षस है? लिलिथ ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। यह सुनते ही अर्णव लगभग खांसते खांसते रह गया। यह औरत वाकई नहीं सुधरेगी। उसने मन ही मन दांत भींचे। वह सबकी निगाहों की परवाह किए बिना सीधे उस विशाल भृंग के सिर की ओर बढ़ा और जोर से जमीन पर पैर मारते हुए लगभग 3 मीटर ऊंचाई तक छलांग लगा गया। सब हैरान रह गए। इतनी ऊंचाई तक कूदना किसी इंसान के लिए असंभव लगता था, पर यह दृश्य सबकी आंखों के सामने घटित हुआ। विवेक तिवारी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मन ही मन कसम खाई कि वह भी एक दिन इतना शक्तिशाली बनेगा। पास खड़ी शीतल सेन और अन्य 2 छात्र भी दृढ़ निश्चय से भरे थे। क्या यही जगह है? अर्णव ने धीमे स्वर में पूछा। क्या तुम अपनी दीदी पर शक कर रहे हो, छोटे अर्णव? लिलिथ ने अपने हाथ बांध लिए, जिससे उसका सीना और उभर आया। अर्णव ने तुरंत नजरें फेर ली। चेहरे पर हल्की लाज और झुंझलाहट दोनों झलक रही थी। बिना कुछ कहे उसने अपनी तलवार निकाली और भृंग की गर्दन में गहराई तक चीर मार दी। करीब आधा मीटर भीतर तक वार करने के बाद उसने तलवार रख दी और अपना दायां हाथ भीतर डालकर कुछ टटोलने लगा। कुछ सेकंड बाद वह हाथ खींचा तो वह खून से सना हुआ था, लेकिन उसकी हथेली में एक गहरे पीले रंग का चमकता हुआ पत्थर था। एक प्रथम क्रम आत्मा पत्थर, अग्नि तत्व। यह प्रथम क्रम की आत्मा पत्थर है, लिलिथ ने समझाया। इसे कौशलों को विकसित करने, मंत्रों को शक्तिशाली बनाने या हथियारों को उन्नत करने के लिए काम में लिया जा सकता है। बस किसी कुशल लोहार की जरूरत होती है। ये बहुत उपयोगी चीज है। अर्णव की आंखें चमक उठीं। वह सोच भी नहीं सकता था कि इतनी कीमती चीज यूं ही बेकार चली जाती। अगर लिलिथ ने ध्यान न दिलाया होता। उसने पत्थर को सावधानी से एक प्लास्टिक बैग में रखा, फिर एक बोतल निकालकर भृंग का खून भरने लगा। उसे याद था, अपनी ब्लड मैनिपुलेशन, रक्त नियंत्रण क्षमता को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए उसे 10 शक्तिशाली जीवों का रक्त चाहिए था, जिनमें से एक द्वितीय क्रम का राक्षस भी शामिल था। एक एक कदम वह बुदबुदाया, धीरे धीरे सब होगा। जब सब लोग हैरानी से देख रहे थे, अनुराधा गुप्ता की ठंडी पर सुंदर आंखें चमकी। बिना कुछ कहे वह टोली से दूर चली गई। अनुराधा, कहाँ जा रही हो? रोहित ने पुकारा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ मिनट बाद वह लौटी, ठंडी, संयमित, जैसे कोई हिमदेवी हो। वह वाकई बुद्धिमान है।
लिलित ने मुस्कुराकर कहा। वह 3 दिन पहले मरे हुए उस बर्फ से जमे कुत्ते का शव लेने गई थी ताकि उसका आत्मा पत्थर मिल सके। क्या उन जानवरों में भी पत्थर बनते हैं? अर्णव ने आश्चर्य से पूछा। हर किसी में नहीं, लिलित ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ में बनते हैं, और भले ही उनका मूल्य कम हो, तुम्हारे लिए वे अभी भी बहुत काम के हैं। अर्णव ने मन ही मन सोचा, लगता है मुझे भी उस विशाल मैंटिस के शव को ढूंढना होगा। वह पानी से हाथ धोकर नीचे उतर ही रहा था कि धड़ाम, अचानक तेज आवाज गूंजी। सबने उसी दिशा में देखा। अर्णव, रोहित, अनुराधा, यहां तक कि ठंडी स्वभाव वाली अनुराधा तक, सभी के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी। लिलित हल्के से मुस्कुराई। वह जानती थी अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। किसी को ठीक से पता नहीं चला कि यह सब कैसे हुआ, क्योंकि सभी का ध्यान पूरी तरह अर्णव शर्मा की रहस्यमय हरकतों और अनुराधा गुप्ता के अचानक गायब और फिर से प्रकट होने पर केंद्रित था। पर इस वक्त वह विशालकाय अजय पांडे जमीन पर बैठा हुआ था, अपने पीछे की ओर गिरा और उस विशाल भृंग बीटल को आश्चर्य से देख रहा था। क्या हुआ? अनुराधा गुप्ता ने हल्की भ्रूभंग के साथ चुप्पी तोड़ी। अजय ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गुस्से में जमीन से उछलकर बोला, कमाल है, इस कीड़े का खोल इतना सख्त है कि मेरी ताकत और हथौड़े से भी नहीं टूट रहा। वे लोग जो अभी तक अजय को गिरा देखकर हंसी रोक रहे थे, यह सुनते ही पीले पड़ गए। अजय को अब तक पूरे समूह का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता था, उसके विशाल हथौड़े और सहज बल प्रयोग के कारण। लेकिन जब समूह के सबसे मजबूत व्यक्ति की ताकत भी इस भृंग की रक्षा कवच को भेद न पाई, तो बाकी लोगों के चेहरों पर भय उतर आया। रक्षा कवच न तोड़ पाने का मतलब था युद्ध की स्थिति में हार या मृत्यु निश्चित थी। अगर इस आकार का कोई और जीव सामने आ गया तो शायद अजय भाग निकले, लेकिन बाकी सब सामान्य लोग, वे तो निश्चित रूप से मारे जाते। कई छात्राएं डर और निराशा से फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें समझ में आ गया कि अब यह दुनिया कितनी खतरनाक हो चुकी थी और इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रही। वो बड़ा आदमी तो जैसे बेवकूफी की यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया हो, लिलित ने अपने बालों से खेलते हुए हंसकर कहा। अर्णव शर्मा ने चारों ओर के माहौल को देखकर हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। अगर यह डर बढ़ता गया तो उसके सारे योजनाएं शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद अर्णव धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ा और शांत स्वर में बोला, क्या तुम मुझे अपना हथौड़ा थोड़ी देर के लिए दोगे? क्यों चाहिए तुम्हें? अजय ने शक से पूछा। उसकी राय में अर्णव पर भरोसा करना मुश्किल था। बस देखना चाहता हूं कि क्या मैं इस खोल को तोड़ सकता हूं। फिक्र मत करो, वापस कर दूंगा। अजय ने तिरस्कार से देखा, पर अचानक उसके दिमाग में कुछ खटका। मुस्कुराकर उसने हथौड़ा बढ़ाया। ले लो, देखो जरा। धन्यवाद, अर्णव ने गंभीरता से कहा और हाथ बढ़ाया। जैसे ही अर्णव ने हथौड़े का हैंडल पकड़ा, कई लोगों को लगा कि वह उसका वजन झेल नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह हथौड़ा एक हाथ से सहजता से उठा लिया गया। अरे देखो, अर्णव शर्मा ने अजय का बड़ा हथौड़ा एक हाथ से उठा लिया। हाँ, वो भी बिना किसी मेहनत के। सब दंग रह गए। रोहित भी हैरान था, जबकि अनुराधा की आंखों में हल्की चमक थी, मानो उसकी कोई पुरानी शंका अब पुष्ट हो गई हो। खोपड़ी फोड़ हथौड़ा, सामान्य खजाना 2 मीटर लंबा हथौड़ा, एक धातु अटियम से बना, वजन 300 किलो। अगर धारक पर्याप्त ताकत रखे तो यह एक मझोले वाहन को चकनाचूर कर सकता है। इसे धारण करने पर +20 शक्ति अंक मिलते हैं। हथौड़ा नीले रंग में चमक रहा था। शक्ति बढ़ाने के बावजूद अर्णव की एक्सुआन तलवार उससे कहीं श्रेष्ठ थी। अर्णव ने गहरी सांस ली, हथौड़ा सिर के ऊपर उठाया और अपनी पूरी ताकत के साथ नीचे दे मारा। धड़ाम, भयंकर धमाका हुआ। जमीन हिल गई और कई छात्र संतुलन खोकर गिर पड़े। सबकी सांसें थम गईं। अगर यह प्रहार किसी इंसान पर पड़ता तो उसका शरीर तो चटनी बन जाता। अर्णव ने बीटल के कवच में आई दरारों को देखा और संतोष से सिर हिलाया। वाकई बहुत सख्त है, लगता है इसे मैं भी नहीं तोड़ सकता। ये लो, तुम्हारा हथौड़ा। अजय ने हथौड़ा उठाया और जैसे ही उसने कवच को छुआ, क्रैक, धड़ाम, कवच का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। अंदर का लाल मांस उजागर हो गया। ये तो अविश्वसनीय है। अर्णव तो चपलता, एजिलिटी वाला था ना? उसकी ताकत अजय से भी ज्यादा है, रोहित ने हैरानी से कहा। अनुराधा मुस्कुराई, कौन जाने, हर किसी के अपने राज होते हैं। रोहित ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, काश तुम मुझसे अपने राज छुपाती नहीं। तो तुम कहना चाहती हो कि इस बीटल का मांस हम खाने में इस्तेमाल करें? अर्णव ने हैरानी से पूछा। अनुराधा ने सिर हिलाया। हाँ, जिस ऊर्जा को हम माना कहते हैं वो सभी जीवों में प्रवाहित है। संभव है कि इस बीटल के मांस में भी वह बाकी बची हो। इससे शरीर को शक्ति मिल सकती है। प्रिया वर्मा ने भी सहमति जताई। बाकी लोग पास की दवा दुकान से जरूरी दवाइयां इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि अब इस दुनिया में प्रयोगशालाएं और मेडिकल सप्लाई जल्दी लौटने वाली नहीं थी। ठीक कहा, ये अच्छा विचार है, रोहित ने तुरंत हामी भरी। स्पष्ट था कि अनुराधा की हर बात उसे सही लगती थी। अजय और प्रिया ने भी हामी भरी। काफी चर्चा के बाद सबने निर्णय लिया कि पहले इलाके को सुरक्षित करना चाहिए और फिर कुछ औजारों से बीटल के मांस को संभालना चाहिए। फिलहाल शव वहीं रहने दिया जाएगा, माना ऊर्जा उसे सड़ने नहीं देगी। आधे घंटे बाद वे लोग उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़े। अगला लक्ष्य था पास का एक रेस्तरां, जहां खाने पीने का कुछ इंतजाम हो सके। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास एक पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग में
दो लोग खिड़की के पास छिपे बैठे थे। यह वही बिल्डिंग थी जहां कभी क्लासेस होती थी, लेकिन अब वहां बस तबाही थी। हर जगह खून के धब्बे, टूटी कुर्सियां, फटे दरवाजे। 3 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। अब भूख डर से ज्यादा हावी होने लगी थी। राहुल, क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? इमारत में छिपे 2 बचे हुए छात्रों में से एक, सुमित, ने चिंतित होकर पूछा। सुमित, क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? 20 के दशक का लंबा और मजबूत नौजवान राहुल मेहरा थके स्वर में बोला। पिछले 72 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया। पेट ऐसे गुर्राता है जैसे कोई दानव अंदर छिपा हो। अगर अब खाने के लिए जोखिम नहीं उठाया तो जब ताकत खत्म हो जाएगी तो एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाएगा। सुमित का चेहरा बेप्सी से भर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ऐसा दिन आएगा कि उसे भूखा रहना पड़ेगा। पहले तो एक कॉल या फूड ऐप से खाना मिल जाता था, पर अब तो वह दुनिया जैसे पल भर में खत्म हो गई हो। मुझे पता था अगर हम ग्रुप के साथ रहते तो यह सब। अब और मत बोलो। सुमित कुछ कह ही रहा था कि राहुल ने गुस्से से उसे बीच में रोक दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि लगता था उसे परवाह नहीं कि कहीं कोई ज़ॉम्बी या जानवर सुन ले। तुम फिर से वहां जाना चाहते हो? करण सिंह के पास? क्या फिर से उसका गुलाम बनना है तुम्हें? यह सुनकर सुमित का चेहरा नीला पड़ गया और उसे पछतावा हुआ कि उसने वह बात छेड़ी। 3 दिन जो उन्होंने करण सिंह के समूह में बिताए थे, उनकी याद भर से ही वह कांप उठा। छी! राहुल ने जमीन पर थूका। मैं भूखा मरना पसंद करूंगा या किसी ज़ॉम्बी के हाथों मारा जाऊंगा, पर उस जानवर जैसे आदमी के साथ नहीं रहूंगा। 3 दिन में ही उसकी इंसानियत जानवरों ने खा ली थी। अरे देखो, उधर देखो, सुमित ने अचानक कहा और राहुल का ध्यान खिड़की की तरफ खींचा। गुस्से और डर से कांपते हुए भी राहुल ने खुद को संभाला और खिड़की से झांका। पर जो उसने देखा वह देखकर उसकी सांसें थम गईं। ये लोग कौन हैं? इंसान है या भूत? दूसरी ओर 20 से अधिक बचे हुए लोगों का समूह, जिसका नेतृत्व अनुराधा गुप्ता, रोहित, अजय पांडे और अर्णव शर्मा कर रहे थे, दिल्ली विश्वविद्यालय से निकलकर पास की सड़क पर पहुंचा, जहां उनका लक्ष्य एक पुराना रेस्टोरेंट था। अब प्लान क्या है? अर्णव शर्मा ने चारों ओर लगभग 200 ज़ॉम्बीज को देखते हुए शांत स्वर में पूछा। इनसे टकराव टाला नहीं जा सकता, रोहित ने आसपास नजर दौड़ाते हुए कहा। मैं इन्हें धीरे धीरे अपनी ओर खींच सकता हूँ, फिर हम इन्हें छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर खत्म करेंगे। अजय पांडे ने अपनी विशाल हथौड़ी कंधे पर रखते हुए कहा। क्यों न सीधे आगे बढ़कर सबको एक साथ कुचल दें? अनुराधा गुप्ता ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा मूर्खता भरी बात कह गया हो, फिर भी बोली। ज़ॉम्बीज को हल्के में लेना ठीक नहीं, लेकिन मैं भी मानती हूँ कि एक तेज हमला ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारे ग्रुप की ताकत इतनी है कि सैकड़ों ज़ॉम्बीज कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर देर किस बात की? इतना कहकर अर्णव शर्मा हवा की तरह आगे बढ़ा। कुछ ही सेकंड में वह पहले ज़ॉम्बी के सामने था। उसकी तलवार एक्सकैलिबर चमकी और अगले पल ज़ॉम्बी का सिर हवा में उछल गया। आपने स्तर 4 सामान्य ज़ॉम्बी की आत्मा शक्ति प्राप्त की है। आपने स्तर 3 सामान्य ज़ॉम्बी की आत्मा शक्ति प्राप्त की है। यहाँ तक कि जब उसने अपनी स्पीड बूट्स खो दी थी, तब भी अर्णव शर्मा की फुर्ती आम इंसान से 8 गुना ज्यादा थी। वह एक सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकता था। हर कदम पर जमीन से धमाका सा उठता और हवा उसके चारों ओर फटती जाती। 5 सेकंड में ही 10 ज़ॉम्बीज के सिर जमीन पर गिर चुके थे। हर बार देखकर हैरानी होती है। ये स्पीड तो पागलपन है, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, अनुराधा गुप्ता ने ठंडी आवाज में कहा। उसका शरीर ऐसे हल्केपन से आगे बढ़ा जैसे बर्फ का तितली उड़ रही हो। उसके हाथ की हल्की सी लहर के साथ 10 बर्फीली गोलियां बनी और अगले ही पल 10 ज़ॉम्बीज के सिरों को आर पार कर गईं। वहीं पीछे अजय पांडे ने दहाड़ लगाई और जमीन पर पैर पटका। धम्मा! अगले ही पल एक ज़ॉम्बी का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। विवेक तिवारी तेजी से रोहित के लिए तीर उठा रहा था, जो हर शॉट पर 3 ज़ॉम्बीज को सटीकता से गिरा रहा था। बाकी बचे हुए सामान्य लोग दूर खड़े यह दृश्य देखकर विस्मित और आश्वस्त महसूस कर रहे थे। अब वे जानते थे कि अगर वे इन ताकतवर लोगों के साथ रहेंगे तो जीवित रहने की संभावना कहीं ज्यादा है। लगभग 5 मिनट बाद सारी सड़कें शांत थीं। आसपास जितने भी ज़ॉम्बी दिखाई दे रहे थे, सबका सफाया हो चुका था। अर्णव शर्मा बिना किसी भाव के खड़ा था, जबकि उसके सामने लगभग 200 ज़ॉम्बियों का खून एक जगह इकट्ठा होकर लाल पोखर बन चुका था। उसका चेहरा भले ही सामान्य था, पर मन में कई विचार उठ रहे थे, अपनी स्थिति विंडो देखते हुए। यह लड़ाई मुश्किल से कुछ ही मिनट चली थी, लेकिन उसमें उसकी 5 स्टैमिना पॉइंट्स खर्च हुई थी। हालांकि यह संख्या उसकी कुल 180 पॉइंट्स के मुकाबले बहुत कम थी, लेकिन इस छोटी सी झड़प ने उसे यह एहसास करा दिया कि चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अब भी उन बेदिमाग, निडर और दर्द न जानने वाले जीवों की असीम भीड़ के आगे टिक नहीं सकता। सैकड़ों ज़ॉम्बियों से निपटना आसान था, पर अगर हजारों की भीड़ आ जाए तो शायद उसे भी पीछे हटना पड़े, वरना वह भी किसी दिन ज़ॉम्बी का भोजन बन जाएगा। अजय पांडे हल्का सा हाफ रहा था। उसका शरीर बलशाली था, पर उसकी सहन शक्ति, स्टैमिना ज्यादा नहीं थी। रोहित अपने तीर उठा रहा था और उंगलियों को मल रहा था, मानो नसें सुन्न पड़ गई हों। 3 तीर एक साथ सटीक चलाना कोई आसान बात नहीं थी। उस पर ध्यान केंद्रित करने का दबाव भी बहुत था। वहीं अनुराधा गुप्ता हमेशा की तरह शांत और ठंडी थी। उनके चेहरे से कुछ समझ पाना नामुमकिन था। कुछ ही देर में समूह रेस्टोरेंट के भीतर पहुंचा।
चारों ओर बिखरे पड़े खून से भीगे शवों की गंध इतनी तीव्र थी कि कई सर्वाइवरों को सहारा लेकर आगे बढ़ना पड़ा। उनके पैर जैसे जवाब दे चुके थे। अब क्या करें? सुमित गुप्ता ने खिड़की से झांकते हुए फुसफुसाकर पूछा। राहुल मेहरा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगता है हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या? अगर वो भी करण सिंह जैसे निकले तो? अगर वो भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करें? सुमित को यह विचार डरा रहा था। हालांकि सवाल उसने खुद पूछा, पर मन में वह यही चाहता था कि जवाब नहीं हो, ताकि उसे बाहर न जाना पड़े। बीते हफ्ते के खौफनाक अनुभवों ने उसे अंदर से डरा हुआ और कमजोर बना दिया था। अब वह मौत से ज्यादा डर किसी जोखिम से खा रहा था। राहुल ने गहरी सांस ली। नहीं, वो लोग वैसे नहीं हैं। वहां अनुराधा गुप्ता है, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्टूडेंट काउंसिल की अध्यक्ष। वो न्यायप्रिय है और एक महिला होने के नाते वो कभी भी करण जैसे आदमी को कुछ गलत नहीं करने देंगी। सुमित ने सिर हिलाया। उसने भी उन्हें पहचाना था। वो बर्फ जैसी ठंडी, फिर भी बेहद शक्तिशाली थी, जो अपने मन से बर्फ बना सकती थी और उसे नियंत्रित कर सकती थी। और अगर हम उनके पास नहीं गए, राहुल ने थके स्वर में कहा, तो यहाँ भूख से कुत्तों की तरह मर जाएंगे, या रात में कोई ज़ॉम्बी आकर हमें खा जाएगा। यह कहकर वह लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। सुमित ने दांत भींचे और उसके पीछे चल पड़ा। रेस्टोरेंट में 20 से ज्यादा बचे लोगों का समूह जुटा हुआ था। खोजबीन में उन्हें काफी खाना मिल गया, हालांकि ज्यादातर नाशवान था, क्योंकि टिनबंद चीजें यहाँ लोकप्रिय नहीं थी। फिर भी उन्हें करीब 30 किलो चावल, मैदा, आटा, सूखी नूडल्स और कुछ अन्य चीजें मिली, जो नमी से बचाकर रखी जा सकती थी। साथ ही कुछ सफेद और लाल मांस भी मिला, पर जिम के फ्रिज की क्षमता सीमित थी, इसलिए कुछ किलो ही लिया जा सका। करीब 60 बैग खाने पीने की चीजों से भरने के बाद वे रवाना होने ही वाले थे कि सामने से 2 परछाइयां दिखीं। दूसरे सर्वाइवर रोहित चौंक कर आगे बढ़ा, पर अनुराधा गुप्ता ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने सतर्क स्वर में पूछा, मैं अनुराधा गुप्ता हूँ, तुम लोग कौन हो? अनुराधा मैडम, मैं राहुल मेहरा, तीसरे वर्ष का छात्र, राहुल ने घबराते हुए कहा। वहीं बगल में खड़ा सुमित बस स्तब्ध होकर अनुराधा को घूरता रह गया। इतनी सुंदर महिला उसने कभी पास से नहीं देखी थी। उसका चेहरा जैसे बर्फ की देवी का था, ठंडा, शांत, पर दिलकश। अनुराधा ने भौहें चढ़ाई। ऐसी निगाहें वह पहले भी झेल चुकी थी, पर इतनी बेहयाई उसे अब भी बर्दाश्त नहीं थी। अरे, शिष्टाचार नहीं सिखाया गया क्या? रोहित की ठंडी आवाज गूंजी, जिससे सुमित चौंक गया। अर्णव शर्मा ने हल्के से भौं उठाई। ये शांत स्वभाव वाला लड़का भी ऐसा सख्त लहजा बोल सकता है। दिलचस्प, उसने मन में सोचा। सॉरी, सुमित ने झेंप कर माफी मांगी। वातावरण कुछ पल के लिए बेहद असहज हो गया। फिर अर्णव शर्मा ने चुप्पी तोड़ी। तो तुम लोग क्या चाहते हो? हमारे ग्रुप में शामिल होना? राहुल की आंखों में उम्मीद चमक उठी। हाँ, हम शामिल होना चाहते हैं। हम लड़ नहीं सकते, पर खाना उठाने जैसे काम कर सकते हैं। वह समझदार था, उसने देखा था कि आम सर्वाइवर खाना और सामान लाते हैं, जबकि 4 मुख्य योद्धा और कुछ लोग रक्षण करते हैं। ठीक है, अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक तुम बोझ नहीं बनोगे, तुम्हारा स्वागत है। भले ही वो बोझ बने, हमें उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, अनुराधा गुप्ता ने कहा। अर्णव ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला, तो फिर उन्हें खाना तुम देना। मैं यहाँ किसी का पिता नहीं हूँ। हम यह ग्रुप जिंदा रहने और बेहतर जीवन के लिए बना रहे हैं, न कि दूसरों का बोझ उठाने के लिए। क्या ये बात कुछ ज्यादा कठोर नहीं? रोहित ने तमतमा कर कहा। उसके लिए अनुराधा सबसे महत्वपूर्ण थी, परिवार से भी बढ़कर। अर्णव हल्के से हंसा। देखते हैं तुम्हारी भलाई कितनी दूर तक चलती है। कभी कभी तुम्हारी दया ही तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की मौत का कारण बनती है। यह कहकर उसने एक पल के लिए अनुराधा की ओर देखा और फिर नजरें फेर ली। अनुराधा गुप्ता ने रोहित की ओर देखा, फिर अर्णव की ओर। उसने मन ही मन गहरी सांस ली। सच यह था कि अर्णव की बातें कड़वी जरूर थी, पर गलत नहीं। इस नए निर्दयी संसार में भलमनसाहत एक विलासिता थी, और कमजोरी भी। फिर भी उसके भीतर बचपन से जमी जिम्मेदारी की भावना अब भी उसे रोकती थी। वह भले ही जानती थी कि अब किसी की रक्षक होना जरूरी नहीं, पर दिल मानने को तैयार नहीं था। राहुल मेहरा और सुमित गुप्ता जब सामने खड़े लोगों को देख रहे थे, तो उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह समूह उतना एकजुट नहीं है जितना पहली नजर में लगा था। दरअसल राहुल ने गौर किया कि अनुराधा गुप्ता और रोहित को छोड़कर बाकी सभी लोग, जिनमें वह तलवार वाला युवक जिसका नाम उन्हें पता नहीं था, और सुरक्षा दल का प्रभारी अजय पांडे भी शामिल थे, एक दूसरे से ज्यादा घनिष्ठ नहीं थे। अर्णव शर्मा ने औपचारिक परिचय में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। हालांकि ये दोनों नए लोग यह कह रहे थे कि वे बिना लड़ाई झगड़े के काम कर सकते हैं, पर उसे इस समय लड़ाकों की ही सबसे ज्यादा जरूरत थी। जहां तक रोहित की बात थी, उसने तो एक पल के लिए भी उसके बारे में सोचना जरूरी नहीं समझा। अनुराधा गुप्ता ने देखा कि रोहित के चेहरे पर झुंझलाहट सी आ गई थी, जबकि अर्णव का चेहरा अब भी उतना ही भावहीन था, जैसे दोनों यह देखने में प्रतियोगिता कर रहे हों कि कौन ज्यादा ठंडा है। माहौल और बिगड़ने से रोकने के लिए उसने उन दोनों अजनबियों की तरफ देखते हुए पूछा, तुम दोनों बताओ, तुम लोग इतने दिन तक कैसे जिंदा बचे रहे? यहाँ तो कोई सुरक्षित जगह नहीं बची, और तुम लोग तो इवॉल्व भी नहीं हुए। अर्णव के कानों ने यह सुनते ही हल्की हरकत की। अगर अनुराधा का सवाल न होता,
तो शायद वह इस छोटी सी बात को नजरअंदाज कर देता। मगर अब उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसे अब भी 3 दिन पहले की घटना याद थी, जब वह गंभीर रूप से घायल था और लिलिथ ने उसे बताया था कि किसी अजनबी आदमी ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर सैकड़ों ज़ॉम्बियों को उसकी तरफ खींच लाया था। अगर अनुराधा समय पर वहां न पहुंचती तो शायद अर्णव आज जिंदा न होता। इसी वजह से उसका रवैया अनुराधा के प्रति थोड़ा नरम पड़ा था। अर्णव उन लोगों में से था जो एहसान और दुश्मनी दोनों याद रखते हैं। बीते वक्त में उसके एक करीबी ने उसे धोखा दिया था और बदले में अर्णव ने चुपचाप उसके कमरे में घुसकर लोहे की पाइप से उसकी दोनों टांगे और हाथ तोड़ दिए थे। अब कोई जो उसे ज़ॉम्बियों का चारा बनाना चाहता था, उसे वह कैसे भूल सकता था। हालांकि अर्णव को उम्मीद नहीं थी कि इन दो लोगों के मुंह से उसे उस गद्दार के बारे में कुछ पता चलेगा, पर नर्क में भी कभी कभी सुखद आश्चर्य हो जाते हैं। राहुल मेहरा की आंखों में क्रोध, शर्म, पीड़ा और दुख सब एक साथ झलकने लगे जब अनुराधा ने उसका सवाल पूछा। धीरे धीरे उसने उन भयानक घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया जो उसने और सुमित ने देखी थी। जब दुनिया में अचानक अराजकता फैली, राहुल अपनी गर्लफ्रेंड को महिला हॉस्टल तक छोड़ने जा रहा था। तभी एक अजीब सी बिजली जैसी आंधी आई और अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके पेट पर जोर से मुक्का मारा हो। वह झटके से घुटनों के बल गिर पड़ा। कुछ सेकंड बाद जब उसने उठकर अपनी प्रेमिका की तरफ देखा तो उसकी आंखें सफेद थी और चेहरा मृतसा। डर के मारे राहुल पीछे हट गया और तभी दिल्ली विश्वविद्यालय का परिसर भयावह चीखों और भागते लोगों से भर गया। राहुल ने भागकर पास के महिला हॉस्टल में शरण ली और एक कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन दरवाजा तोड़कर अंदर आया एक बलशाली युवक, करण सिंह। करण सिंह, जो कॉलेज में बॉडी बिल्डिंग और कराटे के लिए मशहूर था, ने कुछ ज़ॉम्बियों को मार गिराया और इस प्रक्रिया में सोल पावर हासिल कर ली थी। किस्मत ने उसका साथ दिया और घायल म्यूटेंट कुत्तों को मारकर वह लेवल 15 तक पहुंच गया। पर करण सिंह असल में अंदर से एक शैतान था, एक ऐसा आदमी जिसने नए संसार के नियमों को समझकर अपनी दरिंदगी को खुला छोड़ दिया। उसने सबको मजबूर किया कि वे उसे राजा कहें, और राजा होने के नाते उसके पास 10 औरतों का हरम था, 8 छात्राएं और 2 शिक्षिकाएं। उनमें से कुछ मजबूरी में थी और बाकी डर से चुप। जो विरोध करने की कोशिश करता उसका अंजाम भयानक होता। 5 बहादुर छात्रों ने बगावत की, पर करण ने उनकी टांगे तोड़ दी और उन्हें ज़ॉम्बियों के बीच फेंक दिया और सबके सामने हंसता रहा जब वे रेंगते हुए जिंदा खाए गए। उसके बाद किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। राहुल और सुमित ने किसी तरह 3 दिन पहले मौका पाकर भागने में सफलता पाई, जब करण डर के मारे पागलों की तरह अपनी रानियों पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। महिलाओं की आंखों में डर और दहशत की परछाई झलक रही थी। सबको एहसास हुआ कि उनकी हालत फिर भी बहुत बेहतर थी, कम से कम उनके नेता पागल या दरिंदे नहीं बने थे। पर तभी अनुराधा गुप्ता के आसपास का तापमान अचानक गिर गया। हवा ठंडी पड़ गई, जमीन का एक हिस्सा बर्फ में बदल गया और उसकी आंखों में आग जैसी ठंडक झलक रही थी। यह पहली बार था जब सबने इस शांत और संयमी महिला को इतने भयावह रूप में देखा। धीरे धीरे उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझे उस जगह ले चलो जहां करण सिंह है। उसकी आवाज में ऐसी बर्फ थी जैसे सदियों से जमी हुई हिमशिला बोल रही हो, जिसमें इंसानियत या दया की कोई गर्माहट बाकी नहीं थी। एक इमारत में, विश्वविद्यालय के परिसर के उत्तर में, 4थी मंजिल। यह जगह पहले विश्वविद्यालय के शिक्षकों और निदेशकों द्वारा महत्वपूर्ण बैठकों के लिए इस्तेमाल होती थी। इसलिए सजावट काफी शानदार थी और कांच की खिड़कियां लगभग 2 मीटर ऊंची थी, जो 4थी मंजिल से बाहर का सुंदर दृश्य देती थी। हालांकि दृश्य सुंदर था, खतरा भी अधिक था, क्योंकि इस नई दुनिया में ऐसी जगह बिना सुरक्षा के लंबे समय तक रहना सुरक्षित नहीं था। एक लगभग 21-22 साल का युवक, जिसका चेहरा काफी हैंडसम और शरीर फिट था, लेदर की कुर्सी पर बैठा व्हिस्की का गिलास पी रहा था। हालांकि छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर में शराब पीने की अनुमति नहीं थी, शिक्षकों के पास अपने स्टॉक होते थे, इसलिए उसे कई बोतलें ढूंढना आसान नहीं था। युवक की गोद में एक सुंदर महिला छात्रा बैठी थी, जो लगभग उसकी उम्र की थी। हर बार युवक कुछ कहता, वह मुस्कुराती और स्पष्ट रूप से उसे खुश करने की कोशिश करती। यह युवक करण सिंह था। वो छोटा कुत्ता सुमित कितनी घमंडी सोचता है, करण ने थूकते हुए कहा और महिला की कमर को कसकर पकड़े रखा। क्या उसे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि वह शिक्षक है, मुझे आदेश दे सकता है? देखता हूँ, अब जब मैंने उसके पैर तोड़ दिए हैं, वह अगली बार अधिक सतर्क रहेगा। महिला उसके शब्दों पर हल्का कांप गई। तारीफ भरी मुस्कान के साथ उसने उसे चूमा और कहा, किंग करण, छोटी मोटी बातों की चिंता क्यों? कौन नहीं जानता कि आपकी ताकत ही हमारी जिंदगी बचा रही है। हाँ हाँ, मेरी छोटी शीतल हमेशा सबसे बेहतरीन है, करण ने हंसते हुए कहा और फिर महिला को गहरा चुंबन दिया। उसे दूसरों की जिंदगी और मौत पर नियंत्रण का एहसास पसंद था। जिन महिलाओं के साथ उसने संबंध बनाए थे, उन्हें भी उसे किंग कहना पड़ता था, नहीं तो वे उसकी क्रोध का शिकार होती। महिला का नाम शीतल सेन था और वह 4थे वर्ष की छात्रा थी। वह कुछ महिलाओं में से एक थी जो अपनी इच्छा से करण को समर्पित हो गई थी। उसका मकसद सिर्फ जीवित रहना और बेहतर जीवन जीना था। इसके अलावा भले ही वह करण और उसके जंगली कामों से डरती थी, लेकिन 6 दिन के अपोकैलिप्स के दौरान उसे आदेश देने और दूसरों पर अहंकार दिखाने की आदत भी हो गई थी। धड़ाम, कार्यालय का दरवाजा जोर से खुला और करण के एक साथी ने पीले चेहरे के साथ अंदर आते हुए जोर से कहा, किंग, वह 2 छोटी मोटी सुमित और राहुल वापस आ गए हैं। करण उस छात्र को गाली देने ही वाला था
लेकिन जब उसने यह सुना, उसकी आंखों में नकारात्मक चमक झलकी। वो दो कमजोर कीड़े आखिर भूख सहन नहीं कर पाए। इंतजार करो, जब मैं उन्हें पकड़ूंगा और फिर से भागते हुए देखूंगा। करण ने उस महिला को हल्के से धकेला और बाहर निकलने के लिए खड़ा हो गया। साथ ही छात्र हैरान हुआ और जल्दी से उसका पीछा करने लगा। किंग, वो दो कमजोर कीड़े अकेले नहीं हैं। उनके साथ लगभग 20-30 सर्वाइवर्स हैं और उनमें हमारी विश्वविद्यालय की सबसे सुंदर लड़की भी है। करण के कदम अचानक रुक गए और उसने लाल आंखों से छात्र को देखा। सच में? छात्र ने तुरंत सवाल का अर्थ समझ लिया। इतने दिनों तक करण के अहंकारी और आत्मविश्वासी व्यवहार को देखने के बाद वह जानता था कि वह भीड़ से नहीं डरता। सच में वही है। मैंने अपनी आंखों से देखा। अनुराधा गुप्ता रोहित और दो अन्य अज्ञात लड़कों के साथ थी। करण के चेहरे पर विशाल मुस्कान आई। वह बड़े कदमों से बाहर चला गया, यह सोचते हुए कि वह उस अहंकारी महिला के साथ मस्ती करेगा जिसके बारे में अनगिनत पुरुष सपना देखते हैं। यहाँ तक कि शिक्षक भी अनुराधा की सुंदरता को चुपचाप देख रहे थे। जहाँ तक रोहित और अन्य दो अजनबी थे, करण ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। रोहित एक शक्तिशाली परिवार से आया था, यह सभी जानते थे, और इसी कारण किसी ने भी अनुराधा गुप्ता को छूने की हिम्मत नहीं की, यह सोचकर कि वह उसकी सुरक्षा करता है। पर बहुत कम लोग जानते थे कि वह कभी किसी की सुरक्षा पर भरोसा नहीं करती थी। लेकिन अब शक्तिशाली परिवार का क्या फायदा? क्या वे सभी एक जैसी स्थिति में नहीं थे? करण को भरोसा था कि जब तक वह उस राक्षस से नहीं मिलता जिसने बीटल को मारा, कोई भी उसे इस विश्वविद्यालय में हरा नहीं सकता। हालांकि वह आदमी अभी मर चुका होगा या कम से कम गंभीर रूप से घायल होगा, करण ने सोचा और इमारत के बाहर निकलने की ओर बढ़ा। 3 दिन पहले उस रात करण उस विशाल हाथी बीटल को देखकर आतंकित था। उसकी पूरी आत्मा चिल्ला रही थी कि भाग जाओ और उस प्राणी के सामने कभी ना आओ। लेकिन करण की आश्चर्य और भय की बात यह थी कि एक व्यक्ति ने वास्तव में उस बीटल का सामना किया और विजयी रहा। करण ने यह सोचने की भी हिम्मत नहीं की कि अगर वह व्यक्ति किसी दिन उसका दुश्मन बन जाए तो क्या होगा। इसलिए उस व्यक्ति को घायल देखकर करण ने बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज को आकर्षित किया ताकि वह उसे घेर ले। वास्तव में उस समय करण इतना डर गया था कि पास जाने की हिम्मत नहीं की और 100 से अधिक संक्रमित मृतकों को आकर्षित करके चला गया। लेकिन करण को विश्वास नहीं था कि वह अज्ञात व्यक्ति बच गया होगा, और अगर बच भी गया तो उस भयंकर तूफानी लड़ाई के बाद उसकी चोटें गंभीर होनी चाहिए थी। शीतल की बेहद बुरी मूड को देखकर कोई भी सर्वाइवर्स कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था और सभी भारी बैकपैक और खाने पीने के सामान से भरी थैलियां उठाए आगे बढ़ते रहे। यहाँ है। झिझकते हुए राहुल मेहरा ने एक सड़क दूर 4 मंजिला इमारत की ओर इशारा किया और सभी उसके शब्द सुनकर रुक गए। सभी की नजरें उस इमारत पर टिक गईं। अनुराधा गुप्ता ने बेरुखी से सिर हिलाया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पीछे रोहित भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। अजय पांडे भी थोड़ा पीछे रहे। आखिरकार इस समूह के सदस्य के रूप में अनुराधा एक महत्वपूर्ण ताकत थी और अजय पांडे इसे मरते हुए नहीं देखना चाहता था, क्योंकि यह उसके जीवन को भी कठिन बना सकता था। अर्णव शर्मा सर्वाइवर्स के बीच घुल मिल गए और किसी को सुनाई न देने वाली धीमी आवाज में फुसफुसाए, अरे लिलित, क्या यही वो शख्स है जिसने 3 दिन पहले मुझे मारने की कोशिश की थी? हाँ, वही है जिसने उस ज़ॉम्बी की भीड़ को आकर्षित किया था। लिलित ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कुछ मीटर ऊपर तैरते हुए उत्सुकता से पूछा, अब क्या करने वाले हो? बस देखते रहो, अर्णव शर्मा ने बेरुखी से जवाब दिया। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म ठंडक चमक रही थी। तुमने ज़ॉम्बीज का इस्तेमाल करके मुझे मारने की हिम्मत की, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असफल होने के परिणाम क्या होते हैं। अरे, सच में तुम ही हो, अनुराधा गुप्ता, करण सिंह खुशी से चिल्लाया और दोनों हाथ फैलाए। उसकी आंखों में नंगा लालच चमक रहा था, जैसे वह सुंदर महिला के शरीर की ओर देख रहा हो। अनुराधा गुप्ता निस्संदेह अब तक उसके जीवन की सबसे खूबसूरत महिला थी। केवल ऐसी महिला ही सच में उसकी रानी बनने के योग्य थी। तुम करण सिंह हो, इस समूह का नेता जो खुद को किंग कहता है। अनुराधा का स्वर ठंडा और हड्डी तक ठंडक पहुंचाने वाला था। हाँ, करण ने विरोध नहीं किया और सिर हिलाकर पुष्टि की। उसने पहले रोहित और फिर अजय पांडे का निरीक्षण किया और कहा, देखो, तुम लोग भी अच्छे फाइटर हो, क्यों ना इस किंग के साथ जुड़ जाओ। मैं तुम्हें सबसे अच्छा इलाज और सबसे सुंदर महिलाएं दे सकता हूँ। सबसे ऊपर और सिर्फ नीचे मैं। रोहित उसे देखकर हैरान था। यह शख्स ज़ॉम्बीज की तरह दिमाग खो चुका था। अजय पांडे शब्द महिलाएं सुनकर थोड़े लालायित हुए, लेकिन अंत में निराशा भरे स्वर में क्या अफसोस कहते रहे। अनुराधा स्पष्ट रूप से किसी भी बकवास को सुनने के मूड में नहीं थी। उसने अपने दाहिने हाथ को हल्के से लहराया और उसके सिर के ऊपर 2 बर्फ की भाले उभर आए, जो करण के हाथों की ओर फेंके गए। उसने साफ इरादा जताया कि उसे तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाए। चूंकि तुम हमेशा के लिए मेरे होने के लिए तैयार नहीं हो, तो जब तुम्हारा हाथ लगेगा मैं तुम्हें अपना निजी गुलाम बना दूंगा, करण ने जवाब में हंसते हुए कहा। वह पहले से ही तैयारी में था। ब्रेक, करण ने जोर से चिल्लाया और मुट्ठी से हमला किया। धड़ाम, करण की मुट्ठी इतनी ताकतवर लगी कि सामने की हवा में धमाका हुआ, जैसे हवा का तोप बन गया हो। अनुराधा के 2 बर्फ के भाले उस जोरदार दबाव में टूट गए। एक ठोकर के साथ करण का शरीर पूरी गति से आगे बढ़ा और अनुराधा को देखते हुए, जो कि रेंज फाइटर थी, उसका ध्यान भंग किया। अनुराधा का चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसने हाथ हिलाया और उसके सिर के ऊपर 10 बर्फ के भाले अचानक प्रक्षिप्त हुए। 10 भालों को पूरी गति से आते देख करण का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसे किनारे कूदना पड़ा।
उसने मुश्किल से जमीन पर लुढ़कते हुए 3 भालों से बचाव किया, जबकि बाकी 7 रास्ता बदलकर पीछा करने लगे। करण ने दोनों मुट्ठियां बंद कर दी और आगे बढ़ते हुए जोरदार मुक्के बरसाए। धड़ाम, 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 धड़ाम। एक पल में 7 बर्फ के भाले छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए और बेबस होकर जमीन पर गिर गए। बदले में करण ने दोनों मुट्ठियां कसकर आगे की ओर हमला किया और रोहित व अजय पांडे की ओर गुस्से से देखा। हवा में जोरदार धमाका हुआ और 2 एयर कैनन उनके दिशा में फटके। दोनों लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह शख्स अचानक उन पर हमला कर देगा। अनुराधा का चेहरा आखिरकार हल्का बदल गया। बिना देर किए उसने दोनों हाथ लहराए और उनके सामने 2 पतली बर्फ की दीवारें उभर आईं। धड़ाम, धड़ाम। दोनों पतली बर्फ की दीवारें एयर कैनन की ताकत से टूट गईं, लेकिन उन्होंने चुपके से हुए हमले को सफलतापूर्वक रोका। दुर्भाग्यवश इन दीवारों को बनाने में अनुराधा ने बहुत सारा मना खर्च किया। आखिरकार उसकी आइस मेकर स्किल फर्स्ट ऑर्डर की थी और उसका नियंत्रण पूर्ण नहीं था। हे। करण ने हंसते हुए तेजी से आगे बढ़ा और हमला न होने के अवसर का फायदा उठाया। कुत्ते। रोहित लाल हो गया और गुस्से में शाप देने लगा। अगर अनुराधा नहीं होती तो पिछली हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था या मर भी सकता था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी वजह से उसे आने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ा। तेज और कुशल चालों के साथ रोहित ने अपनी पीठ पर लगे क्विवर से 3 तीर निकाले और गुस्से में करण की ओर छोड़े। क्या अभी भी नरम बनने की कोशिश कर रहे हो? बेकार। करण ने रोहित को देखा और ताने मारे। मजबूत मुक्के से तीनों तीर उसके हाथों में आसानी से फट गए। अनुराधा ने 20 बर्फ की गोलियां बनाई और एक साथ सामने फेंक दी। अब वह दुश्मन की जिंदगी की परवाह नहीं कर रही थी। कई हमले सीधे सिर और दिल जैसे हिस्सों पर लक्षित थे। करण ने भी दुश्मन के हमले के पैटर्न में बदलाव देखा और तुरंत महसूस किया कि वह वास्तव में उससे कमजोर था। कोई और विकल्प न होने पर उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। जब अनुराधा सोच रही थी कि करण फिर से उसकी ओर दौड़ेगा, उसने अचानक अपना शरीर घुमाया और रोहित की ओर बढ़ा, जो अभी भी पिछले हमले की आसानी से हैरान था। रोहित, सावधान। अनुराधा को बिना रुके चिल्लाना पड़ा और उसने उसके सामने बर्फ की दीवार बना दी। हाँ, गिर जाओ छोटी सुंदर। करण पागल की तरह जोर जोर से हंस पड़ा। उसके पैरों के नीचे हवा का तूफान उठ गया और उसकी गति नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। सभी की हैरानी भरी नजर के सामने करण फिर से अनुराधा की ओर दौड़ा। हालांकि इस बार उसके पास और हमला बनाने का समय नहीं था, क्योंकि अभी भी पिछले हमले से वह स्तब्ध थी। असहाय होकर वह केवल देख सकती थी कि उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम छोटा शैतान? एक क्रोधित गर्जना सुनाई दी और उसके बाद जोरदार दबाव आया। करण का चेहरा सफेद पड़ गया जब उसने देखा कि सिर के बस 1 मीटर दूर एक विशाल हथौड़ा था। अगर वह वार पहुंच गया तो गंभीर रूप से घायल होना भूल जाओ, उसका सिर बिना शक के सैकड़ों टुकड़ों में फट जाएगा। अचानक करण सिंह ने पीछे हटने के बजाय दांत पीसते हुए मुट्ठी आगे बढ़ाई। धड़ाम। एक भयंकर हवा की शक्ति ने विशाल हथौड़े को टक्कर दी, हमला रोक दिया और करण को पीछे हटकर दिशा बदलने का समय दे दिया। इसी बीच अजय पांडे के समय पर हस्तक्षेप ने अनुराधा गुप्ता को जरूरी समय दिला दिया। सर्वाइवर्स के बीच अर्णव शर्मा सब कुछ शांत भाव से देख रहा था। वाह, क्या आश्चर्य, ललित ने उसके पास से कहा। सोचो, उस इंसान के पास सच में इतनी ताकत है कि वह तुम्हारे ब्लड मैनिपुलेशन के बराबर स्किल रखता है। नहीं, उसकी स्किल कमजोर है, अर्णव ने हल्के सिर हिलाते हुए फुसफुसाया। अच्छा, सच है, उन्नत स्तर पर तुम्हारी स्किल ज्यादा ताकतवर है। पर तुम्हें कैसे पता? ललित ने भौं उठाई। इंस्टिंक्ट, अर्णव ने हल्की मुस्कान दी। ललित ने आंखें घुमाई। करण सिंह वाकई मजबूत था। हालांकि अनुराधा गुप्ता जितना नहीं, पर उसकी स्किल शक्तिशाली थी। अर्णव ने पहले ही उसकी ब्लड मैनिपुलेशन स्किल को समझ लिया था। यह प्रारंभिक स्तर में काफी खतरनाक थी और भविष्य में यह और भी भयंकर हो सकती थी। वहीं करण की स्किल समय के साथ उसके मुकाबले छोटी पड़ती जाएगी। क्यों नहीं उसे खत्म कर देते? ललित थोड़ा ऊब चुकी थी और शायद खून देखना चाह रही थी। मैं जानता हूं कि मैं मजबूत हूं, पर ब्लेजिंग बीटल के खिलाफ मेरी जीत मेरी बुद्धिमत्ता की वजह से थी, मेरी ताकत की नहीं। अर्णव ने आंखें संकुचित की और एक अजीब चमक उसके भीतर झलक गई। हम सभी एक ही समूह में हैं, पर भविष्य में ऐसा जरूरी नहीं कि यही स्थिति रहे। ललित हैरानी से उसकी ओर देख रही थी। तुम हर एक की ताकत और कमजोरी का अध्ययन कर रहे हो? अर्णव ने हल्की मुस्कान दी पर कुछ नहीं कहा। वह अनुराधा गुप्ता, रोहित और अजय पांडे की हर हरकत पर ध्यान केंद्रित किए रहा। जानो अपनी क्षमता, जानो दुश्मन को, योजना बनाओ और हर लड़ाई में विजयी बनो। यह अर्णव की बचपन से प्रिय कहावत थी। हालांकि वे अभी सहयोगी थे, अर्णव पहले ही एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या के प्रयास का सामना कर चुका था। सावधानी ही सबसे अच्छी नीति है, उसने अपने आप से फुसफुसाया। ललित ने उसे कंप्यूटर की तरह सोचते देख थोड़ी दया भी महसूस की। पहली बार जो वह डरता हुआ युवक था, जिसने पहला ज़ॉम्बी देखा और स्तर 5 के बिग बी को देखकर चिल्लाया, वही अब इतना ठंडा और निर्दयी हो चुका था। 6 दिन में इतना बदलाव असंभव था। अर्थात उसने कोई शक्तिशाली पासिव स्किल हासिल किया था, जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। लड़ाई जारी रही। अनुराधा गुप्ता स्पष्ट रूप से मजबूत थी, पर करण सिंह चालाक था। उसने रोहित की सुरक्षा का इस्तेमाल करके उसकी बर्फ की हमलों को रोक लिया और उसे बर्फ की दीवारें बनाने पर मजबूर किया, जिससे उसका मना तेजी से घट रहा था।
करण जानता था कि दोनों बचपन से दोस्त हैं। रोहित शक्तिशाली था, लेकिन उसकी ताकत रेंज अटैक में थी। हर बार वह पीछे हटने की कोशिश करता, करण उससे तेजी से आ जाता और पूरी तरह दबा देता। अजय पांडे के पास करण को धमकाने की शक्ति थी, पर उसकी एजिलिटी कम थी। इसलिए वह अनुराधा के पास खड़ा रहा, ताकि करण के पास आने का मौका न मिले। अर्णव शर्मा, तुम क्या कर रहे हो? अभी भी नहीं बढ़ रहे? अनुराधा गुप्ता चिल्लाई। वह वास्तव में करण को मारना चाहती थी, पर वह जैसे चतुर चूहे की तरह हर जगह भाग रहा था। अनुराधा ने लगभग पूरा मना अपने दोस्त की सुरक्षा में खर्च कर दिया था और उसका मूड बहुत खराब था। करण का चेहरा बदल गया। उसने 2 एयर कैनन का इस्तेमाल कर पीछे हटते हुए अपनी समस्या कम करने की कोशिश की। ठीक है, लगा तुम अकेले करना चाहते हो। अर्णव ने सहज कदमों से आगे बढ़ते हुए मुस्कान दी। तुम? करण सिंह ने उसे देखते ही अपनी आंखें सुई के आकार तक संकुचित कर दी और चौंक कर चिल्लाया। उसने अंधेरे में अर्णव को पूरी तरह देखा नहीं था, लेकिन काले कोट और हाथ में तलवार की छवि उसे हमेशा याद रहेगी। अच्छा लगा कि मुझे याद रखा, अर्णव ने मुस्कान दी, जैसे किसी पुराने मित्र का अभिवादन कर रहा हो। तुम इस कमीने को जानते हो? अनुराधा ने सावधानी से पूछा और पीछे हट गई। अर्णव ने जवाब देने के बजाय पूछा, 3 दिन पहले उस तूफानी रात को उन ज़ॉम्बीज़ ने मुझे घेर लिया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे जानता हूं या नहीं? अनुराधा थोड़ी देर के लिए हैरान रही, फिर उसने राहत की सांस ली। अगर करण ने अर्णव को मारने की योजना बनाई, तो वे दोस्त नहीं थे। धड़ाम! करण का चेहरा सफेद हो गया। उसने तुरंत पलटा और भागने लगा। उसके पैरों के नीचे जमीन फटी और वह तेजी से दूर चला गया। उसके समूह के लोग दंग रह गए। जो खुद को राजा कहते थे, वह असल में डरपोक की तरह भाग रहा था। लेकिन अर्णव शर्मा उसे ऐसे आने जाने की अनुमति नहीं दे सकता था। कहाँ भाग रहे हो? अचानक करण के कदम रुक गए। कुछ ही पल में उसने ताजी खून की थूक उगली और पेट पकड़ते हुए घुटनों के बल गिर गया। अर्णव ने कदम कदम बढ़ते हुए पास आया। अब वह अपनी मुख्य स्किल दिखाने से नहीं हिचकिचा रहा था। करण के बाल पकड़कर उसका सिर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उफ! करण दर्द से सिकुड़ गया, पर अर्णव की नजरों में उसकी सारी ताकत फीकी पड़ गई। अनुराधा की आंखें वैसे ही ठंडी थी, लेकिन अर्णव की ठंडक में ऐसी क्रूरता थी जो हर तंतु में महसूस होती थी। एक छोटे पंछी ने मुझे बताया कि तुम ज़ॉम्बीज़ के साथ खेलना पसंद करते हो। दिलचस्प। जब से अर्णव शर्मा की मुलाकात लिलित से हुई, केवल एक दिन ही बीता था। हालांकि यह ज्यादा लंबा समय नहीं था,